हेलो। क्या हाल चाल भाई? वरुण वालो। तो अब थोड़ी सी देखो पीछे ब्राइटनेस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कल पूरी रात जाग के सामने हमने जो है ब्लैक पर्दा लगाया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब जो है आई होप जो है आप केपीपी का मजा ले रहे हो। कल मैंने आपके सारे कमेंट पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कि आप में से मेजोरिटी ऑफ द बच्चा जो है काफ़ी जो है मेहनत कर रहा है। ठीक है, और वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर रहा है। बहुत सारे मैसेज मुझे ऐसे देखने के लिए मिले कि सर शुरू में 25 में से 5 या 6 क्वेश्चन बन पाते थे केपीपी में। अब वो संख्या धीरे धीरे बढ़ते 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 किसी की 15 हो गई है, किसी की 20 हो गई है, किसी की 18 हो गई है। बेटा ऐसे ही इंप्रूवमेंट होता है। इसका मतलब नाउ आई एम इंटरनली आई एम वेल सेटिस्फाइड कि जो चीज़ मैं चाहता था स्टार्टिंग में, ठीक है, जब केपीपी स्टार्ट करने से पहले, जब ये बैच स्टार्ट हुआ था, तो जो मैं चाहता था कि आपकी जिन चीज़ों पे काम किया जाए, ठीक है, वो अगर सही चीज़ हिट हो गई तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। और ये ऐसा मुझे होते हुए दिख रहा है ना, ऐसा मुझे होते हुए दिख रहा है कि जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है, सोचो अगर आप ये प्रैक्टिस ना करते केपीपी की, है ना, और आप सीधा एडवांस का पेपर देने चले जाते, तो वहाँ भी कुछ इसी प्रकार आपको चीज़ देखने के लिए मिलती। मैं बात एवरेज बच्चे की कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे की कर रहा हूँ जो 3000 2000 के अंदर रैंक लाने की काबिलियत रखता है ना, स्पेशली उस बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो फिर वैसे ही होता, फिर वहां जाता तो 20 सवाल में फिर 7 8 सवाल पढ़ पाता या कर पाता, 8 में से 2 3 गलत कर देता या 1 2 गलत कर देता, सिली मिस्टेक्स कर देता, फिर इफेक्टिवली 4 से 5 सवाल आप सही करके आते और अल्टीमेटली रैंक आपकी वही 8000 9000 के आसपास कहीं पटक रही होती है। ठीक है, तो अब मैं जैसे मैंने 8 9000 या 10,000 या 15,000 या 20,000 डिपेंड्स। तो खैर ये बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे मैं दिल से मैं बहुत खुश हूँ। इसमें हर बच्चा इंप्रूवमेंट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। कोई बच्चा पहले केपीपी के अगर 6 सवाल कर रहा था तो अब वो 15 कर रहा है, कोई बच्चा पहले 15 कर रहा था तो अब वो 20 कर रहा है, कोई पहले 18 कर रहा था तो अब कहीं ना कहीं वो 24 23 22, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशंस हो गई हैं और आपकी रीडिंग स्किल हो गई है, ये सब आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस भी हमको देखने के लिए मिल जा रहे हैं। वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन जिसमें बीच बीच में हमको किस प्रकार से सोचना है, उसके साथ साथ वो क्वेश्चन भी जो हमेशा रिपीटेडली पूछे जाते हैं। एंड बिलीव मी, तू करता चल और फिर देख हर चैप्टर क्या तेरे को एक केपीपी सबसे आसान लगेगी जिसका नाम होगा जे एडवांस पीवाईक्यू। ठीक है, जे एडवांस की जो पीवाईक्यू होगी ना, वो तेरे को सबसे आसान लगेगी। तू कहेगा अरे सर ऐसा पेपर आता है यार, बताओ यार, हमारे टाइम पे आ जाए तो फिर हम 80 to 90% पेपर तो यूं ही कर लेंगे। 10% अनसर्टेनिटी है, उसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, तो जो है चलो अब मैं एक काम करता हूं, पहले जो मैंने 2 कल क्वेश्चंस दिए थे, पहले वो 2 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं जो मैंने कल केपीपी दी थी उसको सुकून से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितना आप कर सकते हैं। फिर इसके लिए जो है, क्योंकि मैंने जब आपके सारे कमेंट पढ़े तो मुझे जो दिखा, बुरा मत मानना, वो ये दिखा लेवल आपका काफी इंप्रूव हुआ है, बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। लेकिन जो कुछ मार्केट की बुक्स है ना, अब सब लोग जाते हैं स्टैंडर्ड जेई की जो बुक्स हैं, है ना, जैसे गैलेक्सी, शर्मा जी हो गए, है ना, तो इस टाइप के बुक का कंटेंट में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, मैंने ऐसा देखा, है ना, मैंने ऐसा देखा कि कोई सवाल अगर उन बुक से मिलता जुलता होता है तो तुम्हें बहुत मजा आता है करने में। ठीक है, तुम उसको कर लेते हो, तो मैं समझ गया कि उस लेवल तक तो आप पहुंच गए हो। ठीक है, दैट मीन्स आप 70% पेपर आप डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, जितने भी आप देख 70% कंटेंट हर किताब का सेम होता है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं उसके ऊपर भी जाना, और जाहिर सी बात है मैं चाहता हूं कि उस लेवल तक के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो तू स्पीड से करे। तो इसलिए, ठीक है, इसलिए फिर मैंने सोचा है कि इन बुक्स के, ठीक है, जो स्टैंडर्ड अच्छे सवाल हैं, जो ऑफलाइन क्लास में अक्सर बच्चे पूछा करते थे, या जो एक बार आप लगा लोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, और उससे मिलते जुलते सवाल एग्जाम में आएंगे तो आप डेफिनेटली बहुत स्पीड से करके निकल जाओगे। तो वो मैं आपको अगली केपीपी में देने वाला हूं। ठीक है, जो भी नेक्स्ट केपीपी आएगी मैं उसको, मतलब उस केपीपी में क्वेश्चन जो है मैं बस ऐसे ही बुक से उठा के ही रखूंगा। ठीक है, उसमें मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा कि देख ये किताब है, इसके मैंने 6 सवाल अच्छे उठा लिए, ये है इसके 6 सवाल अच्छे उठा लिए, ये है इसके 8 सवाल अच्छे उठा लिए। इसका फायदा ये होगा कि ये तेरा पूरा कंफर्टेबल जोन है, तेरा तू इसमें बहुत कंफर्ट रहता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में तो मजे भी लेता है खूब। ठीक है, और जो है ऐसे सवाल एक्चुअली हमारे मॉड्यूल में भी खूब हैं, काफी हैं, है ना, तो उसमें तू कहीं ना कहीं अपनी जो है पुराने कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज भी कर लेगा और अपनी स्पीड भी बढ़ा लेगा। लेकिन मैं बस एक ही केपीपी दे पाऊंगा, बस केवल एक से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, उसमें अगर क्वेश्चन 30 आ रहे हैं 40 आ रहे हैं तो भैया आंदे, कोई बात नहीं, तू संभाल। ठीक है, और फिर जो है वापस अपन जो बियॉन्ड जेई के क्वेश्चन में बीच बीच में डाल देता हूं, फिर वो हमारी ऐसी केपीपी चलती रहेगी। तो दिस इज जो मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो इसलिए मैं आपको ये भी, मैंने कहा चल भैया ये भी कर ले भाई। तो ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कल के सवाल में काफी बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, अरे सॉरी इसमें मजा आ गया, अरे ये बॉल को ऊपर से छोड़ा है, ठीक है, बॉल और नीचे बड़ी बॉल है छोड़ दिया है, इसका आंसर ये आ रहा है। अरे भाई ठीक है, अच्छी बात है, सवाल अच्छे हैं, अच्छे हैं, लेकिन हमें इनसे भी ऊपर जाना है।
ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूं वही वाला जो मैंने कल दिया था। ठीक है, क्या बोले सर यहां पे दो बॉल है, एक बॉल ये रही, ठीक है, और एक बॉल ये रही। ठीक है तो जी, ठीक है, एक का मास है m, ठीक है, और एक का मास है 3m, और ये हाइट है h। बॉल का साइज बहुत छोटा है। रुक जा, मैं सवाल मैं खुद ही भूल गया, एक बार मैं देख लेता हूं सवाल को, रुक जा। हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है, तो बेसिकली ये वाली जो हाइट है, वैसे हाइट देख, ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है। इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे कि सपोज ऊपर वाले की रेडियस आर है, नीचे वाले की 2r है, हाइट कितनी है, ठीक है। लेकिन इनका साइज मैं बोल देता हूं, साइज बहुत छोटा है, साइज वेरी स्मॉल। मतलब जो r है, रेडियस है, वो h से बहुत कम है। तो इसका मतलब ये पार्टिकल हो गए बेसिकली, ये बॉडी नहीं रही, ये पार्टिकल हो गया। क्वेश्चन मैंने दिया था जिसका काफी बच्चों ने आंसर सही निकाल भी दिया था, शायद शायद 4h था सवाल, है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, दो छोटी छोटी बॉल है, इसको हमने यहां से छोड़ दिया है। अब होगा क्या, अब ये बॉल नीचे गिरेगी। तो मैंने पूछा था कि सारे कोलिजन इलास्टिक है, आफ्टर ऑल पॉसिबल कोलिजन आप हमको ये बता दो कि ये जो छोटी वाली बॉल है, छोटी वाली बॉल, इसका सेंटर ऑफ मास कितने ऊपर तक जाएगा। द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्मॉल बॉल। क्लियर है। आप बोलोगे सर जी चलो बहुत आसान, सीरियसली बता रहा हूं ये सवाल आसान है, ठीक है। आपने किया, आपने आंसर निकाला, आपको मजा आया, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन हमें इसके लेवल से भी ऊपर जाना है, ठीक है। मैं समझ गया, उस लेवल तक आप सब कंफर्टेबल हो, लेकिन हमें इसके ऊपर भी जाना है। लेकिन इस लेवल तक कर लिया तो तू 60% सवाल डेफिनेटली कर लेगा एडवांस के, क्योंकि वो ऐसे ही आते हैं। जेई मेंस के, सॉरी जेई एडवांस के सवाल 50% 60% इसी हेर फेर के इस प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे। वैसे ये सवाल आसान है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये सवाल टफ नहीं है। अगर किसी बच्चे ने कर लिया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा हवा में मत उड़ना कि हमने कर, बहुत आसान सवाल है ये, ठीक है। चला जा, शुरू करते हैं। तो सर कैसे करें इसको सोल्यूशन। बोले सर ये बताओ, आप कह रहे हो कोलिजन होगा, मैंने कहा हाँ, तो करा दो कोलिजन। मैंने कहा करा दे भैया। तो जब ये जमीन से टकराने वाले होंगी तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, जो नीचे वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल हो जाएगी। सर जो ऊपर वाली बॉल है उसकी भी नीचे की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। दोनों बंदों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। क्यों, दोनों बिंदु बिंदु है, चुन्ने चुन्ने से, इतने इतने से, छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं दोनों के दोनों, ठीक। और अगर दोनों के दोनों पार्टिकल्स हैं तो जाहिर सी बात है सवाल तेरा ये है कि एक पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, ठीक है। तो दोनों नीचे आए हैं h हाइट, दोनों की वेलोसिटी √2gh हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब बोले सर अब क्या होगा, पहले तो ये जमीन से टकराएगा, ये वाला नीचे वाला। मैंने कहा ठीक है भैया, ये जमीन से टकराएगा। तो जब ये जमीन से टकराएगा तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, जमीन से टकराने के बाद इसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी। इस सेपरेशन को मैं थोड़ा ज्यादा दिखा देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा दिखा देता हूं। सर इलास्टिक कोलिजन है तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी ऊपर की तरफ √2gh। इसका मास m है, इसका मास 3m है। ये गैप इतना बड़ा नहीं है, ये गैप बहुत छोटा सा है। यहां पर भी ये गैप दोनों के बीच में बहुत छोटा सा गैप है, लेकिन बहुत छोटा सा गैप है। मैं बनाऊं दिखाऊंगा तो फिर समझाऊंगा कैसे, ठीक ठीक है सर। अब क्या हुआ, तो सब पहला कोलिजन तो हुआ 3m वाला जो जमीन से होगा, फिर 3m वाला ऊपर उठेगा और ऊपर उठ के फिर इससे टकराएगा। अब ये जो सवाल है तेरा, सिंपल ये सवाल बन गया कि सर अगर मैं आपसे बोलूं कि m मास की बॉडी है जो इधर v वेलोसिटी के साथ जा रही है और 3m मास की बॉडी है जो पीछे v वेलोसिटी के साथ आ रही है, तो टक्कर के बाद बता दो क्या होगा। तो भैया ऐसे सवालों को याद करो, क्या किया करते थे। बोले सर आगे v1 और सर इसमें आगे v2। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। सब पहला होता था मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरी होती थी ई की डेफिनेशन। सब मोमेंटम कंजर्वेशन कर दो सर। सर ये आ जाएगा m इंटू बी माइनस 3m इंटू बी बराबर m इंटू v1 प्लस 3m इंटू v2। मैंने कहा ठीक है। बोले m कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया सर, ये आ गया -2b। तो ये निकल कर आ जाएगा -2b बराबर, स्पीड के साथ करो ये। और दूसरा रिलेशन क्या आ जाएगा मेरे भाई, b2 माइनस b1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, ये आ गया 0, ये आ गया 3b2 प्लस b2 4b2 प्लस 0। इसका मतलब b2 बराबर आ गया 0 और b2 मेरे भाई अगर 0 है तो b1 बराबर आ जाएगा -2b। ठीक है सर। इसका मतलब क्या हुआ, बोले सर इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद ये और इसके बाद ये, कि ये वाली जो बॉडी है ये तो आ जाएगी रेस्ट पर, और इस वाली वेलोसिटी की जो ऊपर की तरफ है वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। बोले 2b हो जाएगी। 2b का मतलब कितना है, बोले सर अगर मान लो ये v है तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2b। तो ये कितने ऊपर तक जाएगा, तो आप सीधा बोलोगे सर इसका h मैक्स हो जाएगा कितना, सर वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर बटे 2g बराबर 4b स्क्वायर बाई 2g। 4b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2gh बाई 2g कैंसिल आउट 4h। खत्म सवाल।
आसान सवाल है ये, मैं इसको टफ नहीं बोलूंगा, काफी आसान है। इट इज ए सिंपल क्वेश्चन ऑफ द जेईई एडवांस के कुछ सवाल जो सिंपल आ जाते हैं उससे मिलते जुलता सवाल है, ठीक। अब इसी को लेके आपने बहुत सारे यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, ठीक, बहुत सारे देखे होंगे कि एक बड़ी बॉल ले ली, उसके ऊपर एक छोटी बॉल रख दी और उसको छोड़ दिया, बॉल जमीन पे टकराई, जमीन पे टकराने के बाद छोटी बॉल ऊपर चली गई, ठीक है। इसके फिर इसका जो है वहां पे फिर वो जो भी वीडियोस हैं उसमें से आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, कुछ एक्सप्लेनेशन गलत दिया जाता है, कुछ एक्सप्लेनेशन कहीं कहीं जगह ठीक दे दिया जाता है, कुछ बिना सर पाँव के ही बोल देते हैं, ये तो पता ना कुछ भी चल रहा होता है। एंड आई थिंक द रीजन इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने साफ साफ रीजन है कि हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं करा। इसमें ऑल दो कंसेप्ट बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत सारे कंसेप्ट लगे हुए हैं, ठीक है। क्या बोले सर, सबसे पहले तो कोलिजन होगा, पहली वाली बॉडी जो है ये जमीन से के साथ टकराएगी, बोले ठीक है भाई जमीन के साथ टकराएगी, जमीन से टकराने के बाद फिर ये क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो वापस उठेगी, उठने के बाद फिर यहां पर फिर से कोलिजन हुआ है, ऑल दो यहां पर ग्रेविटी भी है, ठीक है, और ग्रेविटी भी है तो इसका मतलब जो है मोमेंटम कंजर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने अप्रॉक्सीमेटली मोमेंटम कंजर्व कर दिया है क्योंकि ग्रेविटी क्या है, नॉन इंपल्सिव फोर्स है, नॉन इंपल्सिव फोर्स है तो छोटे से टाइम के लिए उसका इफेक्ट बहुत नेग्लेजिबल होता है जो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और फिर जब हम लोगों ने उसको मोमेंटम कंजर्व किया देन हमारे सामने रिजल्ट निकल के आ गया है कि ऊपर वाली बॉडी जा रही है 2b से और ये रेस्ट पर आ गई, इसका मतलब ये तेजी से ऊपर जाएगी और ये काफी ऊपर निकलेगी। आई थिंक द होल प्रॉपर एनालिसिस के साथ ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ठीक। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन मैंने आपको ये भी दिया था, ठीक है, कि इसमें टेंशन बता दो कितनी होगी। तो ऐसे सवालों को अगर अपन ध्यान से देखें तो ये सेंट्रोमास फ्रेम से बहुत जल्दी बन जाते हैं। जैसे कि काफी बच्चों ने इसका सही आंसर दे दिया था, बोले सर इसका मास m है, इसका मास 2m है, तो इसका सेंट्रोमास कहां पर होगा, बोले सर 2m वाले के पास होगा, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, 1:2 रेशियो में होगा। दैट मीन्स ये डिस्टेंस हो जाएगी 2l/3 और ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरे भाई l/3। मन का ठीक है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर जाके बैठ जाऊं, ये ले भाई साहब, मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर जाके बैठ गया, ये ले, तो ये मुझे क्या करता हुआ दिखाई देगा, सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा ऑब्वियसली। क्यों सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा? मैंने कहा भाई ये बता, क्या सेंटर ऑफ मास, ये बता m और 2m है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली रस्सी है, बोले हाँ, सेंटर ऑफ मास होगा तो यहीं पर ही ना, मैंने कहा यहीं पर ही होगा, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ तो फिक्स ही होगी ना एक तरह से, सेंटर ऑफ मास की दूरी दोनों मास से तो सेम होगी ना, हाँ, और दोनों मास मूव भी कर रहे हैं, तो भाई साहब जाहिर सी बात है इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ नहीं होगी, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली बना रस्सी टूट जाएगी। आई होप मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो समझ पा रहे हो। सेंटर मास के फ्रेम में जाके बोल रहा हूं मैं, ठीक है, सेंटर मास के फ्रेम में जाके अगर आप सेंटर मास के ऊपर जाके बैठ गए, ये अगर इधर भाग रहा होता तो गड़बड़ हो जाती ना। तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि सर सबसे पहले तो बताओ सेंटर मास की वेलोसिटी क्या होगी। मैंने कहा सेंटर मास की वेलोसिटी हो जाएगी m1v1 + m2v2 बटे m1 + m2, तो ये आ जाएगी 2v/3, ठीक। m1v1 ये रेस्ट पे था प्लस m2v2 2m/v बटे टोटल मास। मैंने कहा ठीक है। अब आप सेंटर मास के ऊपर जाके बैठ गए, तो सेंटर मास के ऊपर जाके बैठे हो तो देखो किसकी कितनी रिलेटिव वेलोसिटी है। सर सेंटर मास खुद आगे जा रहा है 2v/3 से, ये रेस्ट पर है, तो सेंटर मास के ऊपर जाके बैठोगे तो पीछे जाता दिखेगा 2v/3 से। नेक्स्ट अगला, बोले सर इसके बारे में बात करो। सर ये जा रहा है 2v/3 से, ये भाग रहा है b से, तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी v/3, तो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में v/3 से जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब बोले सर अब हो गया सर, ये क्या हो गया सर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब मैं इसके लिए लिख सकता हूं FBD बनाओ, टेंशन ऊपर लग रही होगी, यही टेंशन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगी। आप टेंशन बराबर क्या लिख दोगे, mv²/r, mv²/r, r की वैल्यू कितनी है भाई साहब l/3, खत्म सवाल। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर सेंटर मास के ऊपर जाकर बैठ गए हो सर, ये क्या सर, ये क्या कर दिया सर। अरे भाई क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत क्या है, सेंटर मास पे एक्सीलरेटेड थोड़ी ना है, सूडो फोर्स थोड़ी ना लगाना पड़ रहा है, ठीक। आप खुद सोचो, ये सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर मास का एक्सीलरेशन 0 है, तो सेंटर मास के ऊपर जाके बैठो वो सेफ है, कोई सूडो फोर्स नहीं देना है। तो सर इसका मतलब गड़बड़ कब होती है, मैंने कहा गड़बड़ तब होगी जब हम रोटेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जब रोटेशन में CRTM वगैरह पढ़ेंगे तब आएगा मजा, ठीक है। तब तो मतलब इसके लिए मैंने 2 लेक्चर अलग रखे हैं रोटेशन के, ठीक है, इस चीज के एनालिसिस के लिए। चाहे संडे को एक्स्ट्रा ले लेंगे किसी दिन अपन, कोई बात नहीं, ठीक है, वहां कवर कर लेंगे, लेकिन पूरे मैकेनिक्स को तबियत से हर चीज बढ़िया तरीके से निचोड़ेंगे, ठीक। तो वहां पे जब बंदा CRTM कर रहा होता है, ठीक है, और CRTM में सपोज एग्जांपल के तौर पे सपोज एक फ्री एक रॉड है फ्रीली रखी हुई है, ठीक है, एक बॉल आके उससे टकरा गई, फिक्स वाला केस नहीं, फ्रीली वाला, ठीक है। तो अब अगर मैं रॉड के सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करूंगा तो उस पर इंपल्स लग जाता है। अगर इंपल्स लग गया तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए एक्सीलरेशन तो आएगा, और थोड़ी देर के लिए एक्सीलरेशन आएगा तो थोड़ी देर के लिए वो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, नॉन इनर्शिया फ्रेम हो जाता है, और जनता क्या करती है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर जाके बैठ जाती है और आराम से क्वेश्चन लिख रही होती है। भाई क्या कर रहे हो यार, सूडो फोर्स भी तो देना पड़ेगा ना। तो ये सारी जो एनालिसिस है, ये सब जो है मजा आएगा धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग रोटेशन के अंदर घुसते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आई होप आप समझ में आ गया। कुछ बच्चे इसमें सोच रहे होंगे, बोले सर यहाँ पे इसके FBD बनाएंगे तो इधर भी तो टेंशन लगेगा ना,
मैंने कहा हाँ सर ये भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल कर रहा है। बोले तो सर इसके साथ कर लो। मैंने कहा इसके साथ कर ले भैया। तो यहां टेंशन में लिख सकता हूं क्या, एम वी स्क्वायर 2v/3 बाई आर। आर कितना है 12/3। तो अगर अपन यहां से देखेंगे ठीक है तो 2/3 कितना आ जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई 3l। गलती हो गई, ये 2m होगा। ठीक है इसका मास 2m है ना, ये इसका मास 2m है तो 2m होगा। तो इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पे आंसर आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर है। चलो अब चलते हैं आगे, अब केपीपी का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपन। चलो भाई चलते हैं आगे, अब शुरू करते हैं केपीपी। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसी ने अगर बाई चांस ट्राई नहीं किया है तो मैं किनारे हो रहा हूं भैया, ट्राई कर लो। ठीक है चलो, इसने ऐसा बोला डायग्राम है, दो ब्लॉक है ए एंड बी, उनका मास दे रखा है, सेपरेशन 80 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं, ध्यान से देखना, तो ये 80 सेंटीमीटर है। ओके सर जी, ये 80 सेंटीमीटर हो गया है। और अगर मैं इससे इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ध्यान से देखो, ये है आपका 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 0.4, ठीक, और ये आपका हो जाएगा 0.3 mm, है ना। 3 4 5 का हमारा ट्रायंगल बन गया है ना। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ठीक है भाई साहब, इनिशियल सेपरेशन 80 सेंटीमीटर, आर प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल रेल। ठीक है भाई साहब, रेल पे रखा हुआ है। ठीक है ठीक है। अनदर ब्लॉक सी हैविंग द मास 2m। ओके, इसका मास 2m है भैया, लिख लो वरना बाद में लिखना पड़ेगा बार बार। ठीक है सर जी। ओके, is attached with the A and B with the help of a रस्सी of string 0.5 मीटर each. Block C lies at 30 centimeter vertical below the rails. हाँ बताने की क्या जरूरत है, तुमको पता ही है। ठीक है, coefficient of restitution is half for any collision, sorry 1/√2 for any collision. The maximum separation between the block A and B on the rail after they collide when system is released from the rest position. क्लियर है। हाँ सवाल देखो, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यहां पर एक ब्लॉक है और यहां पर भी एक ब्लॉक है और यहां पर भी एक ब्लॉक है। ठीक है, सवाल समझो। ठीक है, और उसने बोला भैया इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो, इस पे ये परपेंडिकुलर डाल दो। तो यहां पे दो रस्सियां हैं, एक रस्सी है लाल वाली ऐसे, और एक है लाल वाली। ठीक है सर, ओके। अब इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, और इन भाई साहब का मास 2m है। ये डेटा वगैरह उन्होंने गिवन कर रखा है। ठीक है, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ कितना है 0.3, ये वाला लेंथ है 0.4, रस्सी का लेंथ है 0.5। अब जैसे आप इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, एम मास नीचे की तरफ जाएगा, तो ये दोनों मास एक दूसरे के करीब आएंगे, और जब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो टकराएंगे भी। उसने बोला ऑल कोलिजन आर इलास्टिक, तो जब ये टकराएंगे तो इसका मतलब कोलिजन होगा, तो इसका मतलब ई की वैल्यू दे रखी है हम लोगों ने, तो कोलिजन हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, ये दूर दूर जाएंगे, जाहिर सी बात है, टकराने के बाद जो भी उनकी वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। और जब ये दूर जाएंगे, अब ऐसे समझ, एक मोमेंट आएगा जब ये दोनों क्या कर रहे होंगे भाई साहब, टकरा रहे होंगे, मतलब ऐसे, ये भाई साहब आ गया यहां पर और ये भाई साहब आ गए यहां पर। सपोज इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, मैंने कहा ठीक है, और ये जो 2m मास है ये तुम्हारा पहुंच गया है यहां पर, बिल्कुल वर्टिकल। इस प्रकार का डायग्राम हुआ। ठीक है सर। तो अब जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद क्या होगा, बोले सर ये तो हो गया कोलिजन, ठीक है, ये जस्ट कोलिजन के बाद पहले की कहानी है। कोलिजन के बाद ये होगा कि सर जैसे दो बॉल आती है, टकराती है, क्योंकि दोनों का मास सेम है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, नहीं होगी, ई की वैल्यू 1/√2 है। ठीक है, ई की वैल्यू 1/√2 है, लेकिन मान ले कि वेलोसिटी कुछ ना कुछ आ गई v2 v1 सपोज, तो अब ये दूर जाएंगे, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा। जब ये दूर जा रहे होंगे तब ये मास फिर ऊपर की तरफ उठेगा। तो इसने पूछा कि जब ये ऊपर की तरफ उठेगा तो भैया हमको ये बता दो कितना उठेगा। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज द मिरर इमेज ऑफ मिडिल पार्ट। मिरर इमेज ऑफ मिडिल पार्ट का मतलब समझ जाओ कि बेसिकली, एक मिनट रुकना, हाँ, बेसिकली शुरू में क्या हो रहा है, बोले शुरू में ये हो रहा है कि बड़ा वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, ऊपर वाले दोनों एक दूसरे करीब आ रहे हैं। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद फिर तो दोनों ब्लॉक हैं वो दूर जा रहे हैं और नीचे वाला ऊपर आ रहा है। मतलब इस सवाल के दो टुकड़े कर दिए हैं, इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद। ठीक है, तो इसने बेसिकली एंडिंग आपसे पूछ ली है। तो चलो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये वेलोसिटीज निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री मेंटेन है तो आप इतना तो बोल सकते हो सर इसकी वेलोसिटी अगर v होगी तो इसकी वेलोसिटी v होगी, ये तो आपको साफ साफ दिख गया होगा। सिमेट्री भी मेंटेन है, या फिर आप बोलो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर मैं तीनों को सिस्टम मान लेता हूं तो। ठीक है सर जी, ओके। रस्सी है तुम्हारी इंटरनल हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो अगर इसकी वेलोसिटी b है तो इसकी वेलोसिटी b हो जाएगी। अभी b कैसे निकालें हम लोग, मैंने कहा भाई ये बताओ, अब ये बता, ये रस्सी कितनी लेंथ की थी 0.5, ये कितनी थी 0.5, इसका मतलब ये रस्सी 0.5 की है तो ये वाली डिस्टेंस हो गई होगी 0.5, क्योंकि बिल्कुल वर्टिकल हो चुका है ये ऑलमोस्ट।
ठीक, अब मुझे क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 2m मास कितना नीचे जाएगा, क्योंकि जब मैं बी निकाल पाऊंगा तभी तो मैं कोलिजन कर पाऊंगा। तो यहां से आप क्या कर दो भैया, इस जगह से इस जगह लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखोगे, mgh, इसका मास कितना है 2m, ठीक है, m, ठीक है, m, ठीक है, g, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, सर अभी 0.3 है, 0.3 से 0.5 नीचे गया है तो 0.2 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर गुणे में। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब, देखो क्या क्या होगा। बोले सर 2m से ये 2m कट गया, या आराम से कर लेते हैं, नहीं आराम से क्यों करेंगे, हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, देखिए 2m से ये m और ये 2 काट दिया, ये हो गया 2, तो b बराबर निकल के आ गया 2। ठीक है, जैसे भी बराबर 2 निकल के आया, अब कोलिजन हुआ है, कोलिजन हुआ है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बोले सर जी अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। b2 माइनस मतलब पहले तो मोमेंट कंजर्वेशन लिखेंगे, फिर e की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक, तो टक्कर से जस्ट पहले, टक्कर के जस्ट बार टेंशन यहाँ पे नॉन इंपल्सिव हो जाएगी, तो हम यहाँ बोल सकते हैं पहली इक्वेशन जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन की। बोले सर इनिशियल मोमेंटम क्या है यहाँ पर 0, तो फाइनल भी क्या होगा 0। अरे वाह, तो इसका मतलब ये b1 b2 क्यों होगा, b होगा। वाह, फायदा मिल गया, बेनिफिट हो गया हमें, दोनों का मास सेम है ना। इनिशियल मोमेंटम ये यहां से यहां लगा रहा हूं, इनिशियल मोमेंटम क्या है 0 है, तो फाइनल भी 0 होगा। ठीक, ठीक है सर जी। अब बोले सर अब मैं ई की डेफिनेशन लगा देता हूं, ई बराबर क्या होता है सर, इसको मान लो ये हो गई b डैश, ये हो गई b डैश, दोनों वेलोसिटी सेम हो गई है सर। ई बराबर 1/√2 बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 2b डैश बटे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2b। इसका मतलब b डैश बराबर आ गई b/√2, b/√2 आ चुकी है, और b/√2 आ चुकी है, तो अब ये दूर जाएंगे और फाइनली कभी ना कभी रेस्ट पर आ जाएंगे। मान लो ये ऊपर गया h डैश, तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी -2mgh डैश बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m b डैश का स्क्वायर गुणे में 2, माइनस माइनस गया, 2m से 2m गया, ये निकल का आ गया g इंटू एच डैश बराबर, ठीक है, ये 2m गया, ये हाफ है, b डैश का स्क्वायर कितना हो गया b²/2, b²/2 आ गया। ठीक है, हमें यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है 2 थी, v की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। h डैश बराबर भैया 1/√10 जा रहा है, सॉरी 1/10 जा रहा है, √10 क्यों जाएगा भैया 1/10 मीटर है। कुछ और पूछ रहा होगा, आप चेक कर लेते हैं। द मैक्सिमम सेपरेशन, अच्छा हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर सही है। रुक जा, सवाल देख लेते हैं क्या जानना चाह रहा है वो। उसने बोला है द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी ऑन द रेल आफ्टर दे कोलाइड व्हेन सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा। बोला सर जी देखो, हमें ये तो पता चल गया कि ये एच डैश कितना आ गया, एच डैश आ गया 1/10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, इसका मतलब क्वेश्चन ये हो गया है कि अब अगर ये मैं सब मिटा दूं, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर आ चुका है। कौन 10 सेंटीमीटर आ चुका है कि यहां से इस जगह से ये ऊपर 10 सेंटीमीटर गया है। अभी कितना गैप था 50 सेंटीमीटर, 10 ऊपर जाएगा तो कितना रह जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर। आई होप आप समझ रहे हो। देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर टक्कर से पहले। अब ये ऊपर कितना गया 10 सेंटीमीटर, 1/10 मीटर 10 सेंटीमीटर होता है, ये 10 सेंटीमीटर ऊपर गया। तो इसका मतलब ये वाली जो गैप है जो 50 सेंटीमीटर थी, जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर से डिस्टेंस कितनी रह जाएगी 40 सेंटीमीटर, तो 0.4 मीटर। और ये लेंथ कितनी है, बोले तो सब 0.5 मीटर ही रहना है, रस्सी का कंस्टेंट है, रस्सी की लेंथ चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 0.3, तो ये भी हो जाएगा 0.3, तो 0.6, दैट मीन्स 60 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाँ तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा। सवाल की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी घुमा फिरा के पेश की गई है। सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल बेसिकली पिस्तौल बंदूक वाला ही सवाल है, रिकॉइल वेलोसिटी वाला ही सवाल है। कह रहा है यहाँ से आग वाग लगा दी, ठीक है, आग लगा दी तो सपोज यहाँ से गुड़ 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 हुआ, ठीक है, गुड़ गुड़ होने के बाद क्या हुआ, सब कुछ इंटरनल ही है, सब कुछ इंटरनल ही है। ठीक, गुड़ गुड़ होने के बाद क्या होगा, बोले सर मान लो ये आगे भागा बी वेलोसिटी के साथ, मान लो आगे भागा v1 वेलोसिटी के साथ, तो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा ये जो मास लटका पड़ा है, ये पीछे जाएगा v2 से, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहली इक्वेशन तो आप यही लिख दोगे mv1 बराबर 2m इंटू v2। अब वो भाई साहब शायद ये कह रहे हैं कि इसका सर्कुलर मोशन करा दो, कितना होना चाहिए, तो बोले भैया सर्कुलर मोशन मिनिमम कराना चाहो तो v2 कितना होना चाहिए, बोले √5gr होना चाहिए। खत्म, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। क्या पूछ लिया उसने, ठीक है, और इसकी v1 पूछ ली, तो v1 कितना आ जाएगा, m से m कैंसिल आउट और v1 आ जाएगा 2√5gr। सेकंड ऑप्शन। सवाल पढ़ना यही है, सवाल में और कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही मजेदार सवाल है, ध्यान से देख लो। उसने बोला प्लैंक इज मूविंग अलोंग ए स्मूथ सरफेस, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड भी, ठीक है भाई साहब, ओके। उसने ब्लॉक ऑफ मास में जेंटली प्लेस्ड होने, चुपके से मास रख दिया है, मैंने कहा ठीक है। अब इनिशियली ब्लॉक क्या करेगा, स्लिप करेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, एंड रिक्वायर द कांस्टेंट स्पीड, भैया बिल्कुल सब कुछ भैया तो हमको पता ही है कि शुरू में क्या होगा। बोले सर ये इधर जा रहा है, अभी थोड़ी देर के बाद क्या होगा, सर थोड़ी देर के बाद ये होगा कि इसकी वेलोसिटी अगर इसकी बी फाइनल हो गई है तो ये इसके साथ चलेगा और इसकी वेलोसिटी बी फाइनल हो जाएगी। याद करो क्वेश्चन क्लास में किया करते थे, बताओ स्लिपिंग कब बंद हो जाएगी, बताओ जो है कब जो है दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पे ग्राफ भी बनाया करते थे, एक स्ट्रेट लाइन दूसरा स्ट्रेट लाइन, इस प्रकार का ग्राफ आता था, है ना। तो ये वही क्वेश्चन है। आओ सवाल में देख लेता हूँ और क्या पूछा उसने। उसने बोला है, क्या बोला, हॉरिजॉन्टल फोर्स, अच्छा एक मिनट कुछ चेंज तो है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द प्लेन टू कीप इट्स स्पीड कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रखा है, सर स्पीड कम क्यों होगी। मैंने कहा भाई ये बता, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स ना होता तो मोमेंटम कंजर्व करता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करता तो m1 v1 बराबर m2 v2 करोगे तो ऑब्वियसली स्पीड कम हो जाती। तो इसका मतलब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमने यहां पे लगा रखा है एक कांस्टेंट फोर्स आगे की तरफ ताकि इसकी स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। चलो सवाल पढ़ते हैं। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। क्यों सर, ये जो मास है फ्रिक्शन ना होता ना तो वहीं गिर जाता। इस मास को आगे इसके साथ कौन लेके जा रहा है, फ्रिक्शन। तो यस, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्स ऑन द प्लैंक विल बी जीरो, बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो स्पीड कांस्टेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, सही। तीसरा, द वर्क परफॉर्म बाय द एक्सटर्नल एजेंट फोर्सेस mv स्क्वायर, इसका मतलब वो कहने ना कहीं जानना चाह रहा है कि भैया हमको ये बता दो एक्सटर्नल फोर्सेस का, एक्सटर्नल फोर्स जो भी लग रहा है उसका वर्क डन कितना होगा। और चौथा ऑप्शन ये कहना चाह रहा है हीट डेवलप ड्यू टू द फ्रिक्शन, अच्छा बिल्कुल सही बात है, बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक इज इतना। तो इसका मतलब ये बात तो सही है, चौथा ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन जीरो होता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। याद रखना इस चीज को कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो वही नेगेटिव वर्क डन किस में चला जाएगा, तुम्हारा फ्रिक्शन में चला जाएगा, वही नेगेटिव वर्क डन बेसिकली हीट लॉस में चला जाएगा। तो इस सवाल में हमको पता लगाना है भाई थर्ड और चौथा ऑप्शन, मतलब वो इंडिविजुअल फोर्स के बारे में जानना चाह रहा है। ठीक ठीक है सर। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा डील कर लेते हैं। सपोज मैंने प्लैंक की एफबीडी बनाई, आगे सर फोर्स लगाया एफ, मैंने कहा ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, बोले सर v है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो जब भाई कांस्टेंट वेलोसिटी है तो जाहिर सी बात है भाई फोर्स भी लग रहा है, कांस्टेंट भी वेलोसिटी, इसका मतलब पीछे की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन। ये बात कर रहा हूं मैं तब की जब ऊपर वाला ब्लॉक रख दिया और उसके बाद फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गया, और तब जो है प्लैंक की वेलोसिटी घटना स्टार्ट होगी, लेकिन आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया। मैं उस t बराबर जीरो के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यार ये तो सेम है ना भैया, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, ये तो होगा ही। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अगर मैं ब्लॉक के बारे में बात करूं, जो ब्लॉक रखा था, ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, बोले सर आगे लगेगा। मान लो टी टाइम के बाद, ठीक है, जैसे पहले सवाल किया करते थे, ठीक, अब ब्लॉक फिसलेगा, फिर टी टाइम के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जानी है, बोले बी हो जानी, क्योंकि ब्लॉक पहले फिसलेगा, स्लिपिंग करेगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाती है। तो मैं क्या लिख दूं सर, बी फाइनल बराबर v बराबर u प्लस टी, मैं ब्लॉक के लिए लगा रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन हो जाएगा f अपॉन m इंटू टी। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं। आइए फाइनल वेलोसिटी कितनी है, बोले सर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी किसके बराबर, सब b के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब f इंटू टी बराबर m इंटू टी। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से फ्रिक्शन का इंपल्स जैसी चीज आ गई है ना। अब हमको खेलना वर्कडन के साथ, अब वर्कडन के साथ कैसे खेलें भाई साहब, है मन का वर्कडन साहब। अब तो इसके बाद मैथ से अब तू चाहे तो कोई भी रास्ता अपना सकता है जो तेरे को ठीक लगे, ठीक है। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई चलो ये बता दो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस पे क्या होगा, बोले पॉजिटिव होगा, इस पे क्या होगा, बोले नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कितना, वो फ्रिक्शन ने इस पे कितना काम किया, बोले हाफ mv स्क्वायर पॉजिटिव के साथ। इस पे कितना काम किया, बोले अभी नहीं बता सकते क्योंकि फ्रिक्शन का जो नेट वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है, बस इतना पता है हमको अभी, ठीक है। ठीक है सर जी। तो इस सवाल में अगर अपन ध्यान से देखें, एक दूसरा मेथड अगर सोचें अभी कि सर ये बताओ इसको एनर्जी कौन दे रहा है, मैंने कहा ये दे रहा है, कौन ले रहा है, मैंने कहा ये ले रहा है, किस रेट से एनर्जी इसको मिल रही है, तो आप बोलोगे सर एफ इंटू वी के रेट से इसको एनर्जी मिल रही है। अच्छा, ये फ्रिक्शन किस रेट से एनर्जी ले रहा है, मैंने कहा एफ इंटू वी के रेट से एनर्जी ले रहा है। मैंने कहा ठीक है,
तो क्या मैं ऐसा कहता हूं, ध्यान से समझना, कि सर एक्सटर्नल फोर्स का अगर आप वर्क डन जानना चाहते हो तो पावर बाय दिस फोर्स हो जाएगा F इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है इसकी। इतना मतलब एक सेकंड में इतनी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं ये फोर्स सिस्टम को दे रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो टी टाइम में कितना देगा, बोले टी से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा ठीक है ले भैया, टी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये तुम्हारी एनर्जी आ गई एक तरह से, और ये ही तुम्हारा वर्क डन बाय फोर्स एफ आ गया। इसने टोटल कितनी एनर्जी दी है। मैंने कहा ठीक। अब यहां से ध्यान से देखो, अब हमें कहीं ना कहीं अपने ऑप्शन के साथ खेलना है। तो अगर अपन यहां से देखें, हमारे पास क्या है, एम बी बराबर एफ टी, हमें आंसर किस फॉर्म में निकालना। आप देखो, वर्क डन परफॉर्म बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, हमें चाहिए केवल एम और बी के फॉर्म में चाहिए यहां पर। ठीक है सर जी, अब वहां एफ बी है। मैंने कहा ठीक है, तो ध्यान से देखो, एफ बराबर क्या है, कैपिटल एफ, फ्रिक्शन और ये सेम है, इंटू टी बराबर एम बी। तो मुझे यहां से दिख गया है एफ इंटू टी इंटू वी, इसको टी को धर ले गया, बी को धर ले गया, और एफ टी किसके बराबर है, बोले सर एम बी के, तो ये निकल कर आ गया एम बी स्क्वायर। यस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक छोटा सा नया कंसेप्ट, नया आइडिया लगा इसमें, ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। उसके बाद बोले ठीक है सर जी, नेक्स्ट अगला, बोले सर हीट डेवलप ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंकेज। हीट पूछ लिया, हीट पूछ लिया का मतलब उसने वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ लिया कि हमको तो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन बता दो। तो अगर मैं सपोज किसी भी एक बंदे की एफबीडी बना लूं, किसी भी एक बंदे की, या क्योंकि नेट वर्क डन पूछ रहा है तो बेटर रहेगा कि इंडिविजुअल खेलने की बजाय हम दोनों को सिस्टम मान लेते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर वाले बंदे पे भी काम कर रहा है, नीचे वाले बंदे पे भी काम कर रहा है, और मुझे फ्रिक्शन का नेट वर्क डन चाहिए, तो मैं दोनों को सिस्टम मान लेता हूं। मैं लिखूंगा वर्क डन बाय फोर्स है प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेट बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, सब प्लैंक की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, मास ऑफ प्लैंक इंटू वी स्क्वायर, ठीक, और ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, बोले हाफ एम वी स्क्वायर। ये होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सब प्लैंक की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम मास ऑफ प्लैंक इनटू बी स्क्वायर, और ब्लॉक की है 0। ये कब से कब लगा रहा हूं, ये लगा रहा हूं जब प्लैंक मूव कर रहा था बी वेलोसिटी के साथ, हमने उसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक रखा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, और प्लैंक की काइनेटिक एनर्जी इतनी है। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फिर यहां से मैं लगा रहा हूं उस वक्त तक जिस वक्त पे दोनों बेसिकली स्लीपिंग बंद हो चुकी है दोनों के बीच की, क्योंकि पहले स्लीपिंग होगी और फिर दोनों क्या करेंगे, सेम स्पीड के साथ मूव करेंगे, ठीक। तो मैं उस वक्त के लिए लगा रहा हूं, और उस वक्त के लिए ही वो जानना चाहता भी है, वहीं तक के लिए वो जानना चाहता है वो, ठीक है। अब देख लो भैया, हीट डेवलप ड्यू टू, इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ लिया, ये कितना होगा सर, ये हमने निकाल लिया एम वी स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर, इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, बराबर कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा तो ये वर्क डन बाय कितना आ जाएगा, माइनस एम वी स्क्वायर आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक, ये उधर चला जाएगा, और माइनस क्या बता रहा है, हीट लॉस बता रहा है। इसका मतलब आपका चौथा ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, ये काफी मजेदार सवाल है, पीछे हट रहा हूं मैं, ठीक है। कोई सवाल में कोई दम नहीं है सवाल में। आप इसने दे रखा कि टॉप व्यू है, अभी ये यहां पर है, अभी ये यहां पर है, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं किनारे हो रहा हूं, तो पढ़ लो सवाल को, पता चला किसी बच्चे ने ट्राई ना किया हो। डरना मत क्वेश्चन को पढ़ के, मजेदार सवाल है, पढ़ लिया। चलो ध्यान से देखो, मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूं नेक्स्ट पेज की बजाय, ध्यान से समझना। अभी क्या है सर, ये लेंथ है एल, मैंने कहा ठीक है, ये है थीटा, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी एल बटे कॉस थीटा, ठीक है। उसने रिलेटिव वेलोसिटी पूछ ली है, उसने क्या पूछ लिया मेरे भाई, उसने रिलेटिव वेलोसिटी पूछ ली है, ठीक, कि बता दो रिलेटिव वेलोसिटी, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बता दो कितना होगा, ठीक है, कि रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी। आप सोच कहां से कहां खेल दिया इसने, ठीक है। तो आपको याद होगा कुछ ही टाइम पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेंट थॉमस फ्रेम में, हम लोगों ने कुछ काम की बातें पढ़ी थी, बोले हाँ सर पढ़ी थी। हम लोगों ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आप लिख सकते हो क्या, हाफ म्यू बी रिलेटिव का स्क्वायर, ठीक, प्लस, ठीक है, हाफ एम बी सी एम का स्क्वायर। तो वहीं से ही तेरा ये सवाल हो जाएगा। ध्यान से देखो, बोले सर आप ये बताओ कि अगर मैं वर्क नहीं थ्योरम लगाऊं तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। सर ऑल द फोर्स में कौन सा फोर्स आएगा, मैंने कहा केवल स्प्रिंग फोर्स आएगा, केवल स्प्रिंग फोर्स। नॉर्मल एमजी दोनों क्या है, ये वर्टिकल है, वो तुम्हारे ये नीचे एमजी नहीं लग रहा है, ये मत समझना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एमजी अंदर है, नॉर्मल बाहर है, उनका वर्क डन क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आप सीधा बोलोगे सब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, सॉरी मैक्सिमम नहीं, हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो हाफ म्यू बी रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर माइनस बी रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने क्या लिखा है।
वो पी स्क्वायर बाई टू है, हाफ एम बी सी एम स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया क्योंकि कोई एक्शन फोर्स नहीं है सिस्टम पर। अब ध्यान से सुन, वो आपसे जानना चाहता है फाइनली इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। और अभी क्या है, दोनों देख, अभी क्या है, दोनों के दोनों रेस्ट पर है। देख उन्होंने बोला टॉप व्यू ऑफ द टू इक्वल मास एम दैट फ्रिक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द रेल आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस सो द मास आर कनेक्टेड विद द मास द स्प्रिंग। इसने ऐसे छोड़ दिया, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी जीरो है, तो ये टर्म तेरा जीरो हो गया। तो वो जानना चाहता है कि भाई ये कि इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बता दो। अब बता ये ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब ये ज्यादा से ज्यादा हो जाए पूरा का पूरा। आई होप समझ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है सर जी, एक बार देख लेते हैं, कोई गलती नहीं हो रही हो। हाफ म्यू एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ओके। अब तुम मुझे एक बात बताओ इस सवाल में, ठीक है, इस माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूं, इस माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूं तो आप लिखोगे हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर बराबर हाफ म्यू बी रिलेटिव फाइनल का होल स्क्वायर। आप चाहते हो इसको मैक्सिमम करना, इसको मैक्सिमम करना चाहते हो, ये मैक्सिमम करना चाहते हो। ये मैक्सिमम कब होगा? बोले सर देखो एक्स इनिशियल तो फिक्स है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो साफ साफ दिखा पड़ा है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम कब होगा? बोले सब जब ये मिनिमम हो जाए, ये मिनिमम हो, और ये मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो। इसका मतलब स्प्रिंग को फाइनली नेचुरल पे आना पड़े। अगर फाइनल नेचुरल पे आ जाएगा तो उस केस में ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये आपने फिक्स कर दिया, इनिशियल सिचुएशन आपने फिक्स कर दी। देख इसने बोला है नेचुरल लेंथ कितनी है, चेक करके देख ले, नेचुरल लेंथ दे रखी है क्या? इसने बोला नेचुरल लेंथ एल है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ एल है और इस वक्त स्प्रिंग की लेंथ है एल अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब स्प्रिंग खिंचा हुआ है, तो शुरू की कंडीशन ये फिक्स हो गया है, हमें इसको मैक्सिमम करना है। इसका मतलब ये मिनिमम का, ये मिनिमम कितना हो सकता है? बोले जीरो हो सकता है, क्योंकि भाई साहब ये स्क्वायर है। तो बस सवाल तुम्हारा ही सॉल्व हो चुका है। मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, सर हाफ के, ध्यान से देखो, हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर, एक्स इनिशियल क्या लिखेंगे? एल अपॉन कॉस थीटा माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सर ये हाफ म्यू, मास कितना होगा? दोनों मास सेम है, मल्टीप्लाई अपॉन सम, रिड्यूस मास की वैल्यू m/2 हो जाएगी, इनटू वी रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर है। अब इसके बाद चेक कर ले भैया, जो भी तुम्हारा आंसर इसके बाद जा रहा है, ठीक है, क्या जा रहा है भैया? हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो v रिलेटिव बराबर आ जाएगा 2k/m का अंडर रूट, और ये पूरा बाहर आ जाएगा L/cos कॉस थीटा माइनस एल। अब देख ले पहला ऑप्शन, ठीक है सर, ये तो तुम्हारा हो गया पहला ऑप्शन। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरे ऑप्शन वो कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? एट द स्प्रिंग, ठीक है, कम्स टू इट्स नेचुरल लेंथ। बोला ठीक है भैया, स्प्रिंग तुम्हारा किस पे आ गया मेरे भाई? स्प्रिंग तुम्हारा नेचुरल लेंथ पर आ चुका है, ठीक है, नेचुरल लेंथ, एंड इट इज कट सडनली फ्रॉम द सेंटर। अरे वाह यार, इसका मतलब स्प्रिंग को आपने क्या कर दिया मेरे भाई? स्प्रिंग को कट कर दिया है, और स्प्रिंग को कट करने के बाद उसने बोला स्पीड ऑफ द लोअर ब्लॉक बता दे कितना होगा दोनों ऑप्शन में। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, तो बेसिकली ये वो स्प्रिंग कटिंग वाला सवाल है। कह रहा भैया हमने एक स्प्रिंग को काट दिया किसी मोमेंट पे, तो बता दो भैया दूसरे वाले की क्या क्या पूछ लिया उसने? दूसरे वाले की वेलोसिटी उसने पूछ ली है, स्पीड पूछ लिया भाई। ये होता है स्प्रिंग, ये आप सब लोग जानते हो, स्प्रिंग आलसी फोर्स है, सुस्त फोर्स है, वो सडन चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर वो कट गया तो मर गया, तो उस मोमेंट पे आपको बस बेसिकली वेलोसिटी निकालनी है। तो आई थिंक सवाल आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखो, बोले सर एक बात बताओ, अभी सिस्टम का एक्शन फोर्स कितना है? मैंने कहा जीरो है। बोले एक्शन फोर्स जीरो है, मैंने कहा हाँ, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। मैंने कहा ठीक है। सर अभी शुरू में ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, दोनों रेस्ट पे थे। मैंने कहा हाँ, तो सेंटर मास भी रेस्ट पर होगा। मैंने कहा हाँ, सिस्टम का नेट मोमेंटम भी जीरो होगा। मैंने कहा हाँ, तो कह रहे इसका मतलब सिस्टम का हमेशा नेट मोमेंटम जीरो होगा। मैंने कहा हाँ, देख दोनों अभी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, इसका मोमेंटम जीरो, इसका मोमेंटम जीरो, नेट मोमेंटम जीरो, नेट मोमेंटम जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इसलिए मोमेंटम कंजर्व। तो इसका अंदर मोमेंटम हमेशा जीरो होगा। मोमेंटम हमेशा जीरो होने का क्या मतलब हो गया कि सर एक बंदे की वेलोसिटी अगर v होगी तो दूसरे बंदे की वेलोसिटी माइनस v होगी, क्योंकि दोनों का मास सेम है। मास सेम है, एक की वेलोसिटी v होगी तो दूसरे की माइनस v होगी, ताकि दोनों का सम क्या हो जाए? जीरो। और एक बंदे की वेलोसिटी v है, दूसरे की माइनस v है, का मतलब ये हो गया कि सर दोनों बंदों की स्पीड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर ये जो v रिलेटिव हमने निकाला है ये किसके बराबर हो जाएगा? 2v के बराबर हो जाएगा, जहां v इज द इंडिविजुअल स्पीड ऑफ ए ब्लॉक। आगे बात समझ में? मतलब जब फर्स्ट ऑप्शन पूछा है, मैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए बात कर रहा हूं, उसने बी रिलेटिव पूछा, हमने बी रिलेटिव निकाल दिया। लेकिन ये बात भी तो सच है भाई। कौन सी बात सच है? मतलब ये बात भी तो सच है कि मोमेंटम शुरू में जीरो है तो हमेशा भी तो जीरो रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि सर शुरू में भाई साहब जिधर वेलोसिटी एक बंदे की होगी उसके अपोजिट दूसरे बंदे की वेलोसिटी होगी, तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी तो 2b होगी ना। सपोज एक इधर 20 से जा रहा है, एक इधर 20 से जा रहा है, ऐसे
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी 2v हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये 2v है। दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि उस वक्त, किस वक्त, ए वाले पार्ट की तरफ इंडिविजुअल जो वेलोसिटी होगी बंदों की, वो कितनी हो जाएगी, 2 को इधर ले आओ, k/2m का अंडर रूट इंटू एल बाई कॉस थीटा माइनस एल। जब ये वाला ऑप्शन अचीव हुआ होगा पहला वाला, तब एक ब्लॉक की वेलोसिटी इतनी होगी और दूसरे की इतनी ही होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अब अगर कोई एक स्प्रिंग कट गया तो कट गया, तो कट गया, तो दूसरे की वेलोसिटी कितनी होगी, जस्ट आफ्टर, बोले इतनी रहेगी, बस खत्म कहानी। तो दैट मींस अब आंसर देख ले भैया, कौन सा मैच कर रहा है, कोई सा भी ना कर रहा है, चेक कर लेते भैया। थीटा, अच्छा थीटा की वैल्यू पुट करनी है, ओहो थीटा 37 पुट करना पड़ेगा, या तो ये सही है या फिर ये सही। देख थीटा 37 पुट कर दे, cos 37 कितना होता है, 4/5, 5 ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये आ गया 5/4, 5/4 में से एक गया 1/4, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4, ये थर्ड ऑप्शन इस मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा ही मजेदार बेसिक फंडामेंटल सवाल है, ठीक है, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल सवाल है। आप चाहो तो जल्दी से इसकी रीडिंग ले लो, ठीक है। बहुत गलती हो जाती है बेटा एग्जाम में, अगर ये सवाल आएगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि आधे से क्या 70% बच्चे गलत करके आएंगे इस सवाल को। जल्दी से लिखो, हो गया। बस इसका एक ही कंसेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो था, हम किसके लिए डिफाइन कर रहे थे, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ये सवाल ऐसा है, मैं गारंटी लेता हूं कि तुम में से 95% बच्चे गलत करेंगे पहले टाइम में, ठीक है। अब इस सवाल को इस सवाल के हिसाब से सॉल्व करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन करते थे, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। अब तो चेक करके देख ले, उसने बोला कि सर अगर सिस्टम में ब्लॉक को मैंने माना है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज mgh। गलत हो जाएगा, गलत भी है, क्यों, अरे भाई वो mgh तब होता है जब जमीन और ब्लॉक को सिस्टम मानते हो, इंटरेक्शन हो रहा होता है, ठीक है, किसका, जमीन का और ब्लॉक का जब इंटरेक्शन हो रहा होता है तो उनके बीच में इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। मतलब सिस्टम में आपको जमीन और ब्लॉक मानना पड़ेगा, तभी आंसर होगा। तो देख इसलिए आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब हर बच्चा सोचता है। अब समझिए एक मैग्नेट सी लाइन है, जो स्टेटमेंट मैं क्लास में भी हमेशा बोलता हूं कि दिस इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस। कोई बोले सर जमीन पर रखा पोटेंशियल एनर्जी 0, H2 पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई। अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो उस हिसाब से तो आप पार्टिकल ब्लॉक ए की पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई, ले हो गया गलत, -2 आगे। समझ रहा है, समझ इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं, आमतौर पर बच्चा क्या बोलता है, सर मैंने कहा बता H2 पर पोटेंशियल एनर्जी बता कितनी होगी, सर mgh हो जाएगी, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी। मैंने कहा तो ये भी तो कह रहा है कि भैया पार्टिकल की ब्लॉक ए की पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी अगर ब्लॉक ए H2 पर है तो, जबकि ये गलत है। क्योंकि कायदे में जो हम बोल भले ही देते हैं जल्दबाजी में इस बात को कि H2 पर लेके चले गए तो पोटेंशियल mgh होगी, लेकिन वो mgh इंडिविजुअल पार्टिकल की नहीं होती है, वो पूरे सिस्टम की होती है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सिंगल पार्टिकल के लिए पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं करते हम लोग, सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं। याद कीजिए, सब कॉपी में सब लिखा रखा है, ठीक। दूसरा, अब अगर सिस्टम में हमने बोला ए है, बी है और स्प्रिंग है, अब ध्यान से देख क्या बोला उसने, ए है, बी है और स्प्रिंग है, मतलब इतने को मैंने सिस्टम माना है, ग्रेविटी ली नहीं है, तो mgh नहीं आएगा इसमें, ठीक। तो इसमें कौन है, बोले स्प्रिंग है। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, बोले स्प्रिंग है, तो इसका मतलब पोटेंशियल हाफ के x², बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर हमने बोला कि ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, सिस्टम के अंदर ए है, बी है और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इस हाफ के x, ये क्या है, क्या है, गलत है? ए और बी और स्प्रिंग को सिस्टम मानोगे तो mgh कहां से आ गया भाई, सिस्टम में आपने केवल 3 ही लोग माने, ब्लॉक और स्प्रिंग, तो उनके बीच में केवल स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। सिस्टम में अगर ग्रेविटी को मानोगे तब आपका mgh का टर्म आएगा, जो कि चौथे ऑप्शन में इसने मान लिया है, अर्थ को मान लिया है, तो सारे टर्म आ जाएंगे। इज द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, करना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम में आएगा तो भैया मेजोरिटी जनता गलत करके आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये सवाल में मुझे लग रहा है डायग्राम मिसिंग है शायद ना। स्मॉल बॉल मस्ट बी सर्कुलर ट्यूब निगम कैपिटल हॉरिजॉन्टल प्लेन ग्रेविटी फ्रिक्शन अपसाइड बिटवीन द ट्यूब एंड द बॉल इज गिवन देन। हाँ यार सॉरी, ये सवाल छोड़ दो यार, ठीक है, एज शोन, ठीक है, एक डायग्राम था वो डायग्राम मिसिंग है, प्लीज इस क्वेश्चन को छोड़ देना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये सवाल करते हैं। अब देखते कितना प्यारा सवाल है, जल्दी पटाख से इसका रीडिंग लो, सारे सवालों की, किसने नहीं ली तो पढ़ लिया। चलो देखो सवाल को, देखो क्वेश्चन में पहली बात तो ऑप्शन से डरना मत, ठीक है, बच्चा का ऑप्शन से डर जाता है। सवाल ये है, ध्यान से समझना कि ये कोई एक वेज है, ठीक है, बॉल भाई साहब यहां पर है, उसकी वेलोसिटी है इस तरफ v और इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ v, शायद यही है, हाँ भैया, स्मॉल m और कैपिटल M इनके मास है। अगर क्वेश्चन केवल इतना होता
तो हमें साफ साफ दिख जाता सर हॉरिजॉन्टल, पुरानी कहानी जो अब तक हम पढ़ के आए थे, सर हॉरिजॉन्टल ट्रैक्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मोमेंटम विल बी कंजर्व, सेंटर मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, सेंटर मास का एक्सेलरेशन 0 रहेगा, ठीक है, ये सब हम खेल जाते सारी की सारी चीजें। अब इसमें हो ये गया कि भाई साहब इस पे आगे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, चेक करके देख, उधर देख एफ लगा रखा है, ठीक है सर जी, ओके देख। उसने बोला स्मूथ ब्लॉक ऑफ मासम स्लाइड ऑन द बेज ऑफ मासम विद स्पीड b एट द लोएस्ट पोजीशन, द बेज इज मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट विद स्पीड b, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेज एंड, और ये भाई साहब, और यहां पर फ्रिक्शन भी है, इस बार तो मजा आ गया भाई, यहां पर फ्रिक्शन भी है, क्या कर ले, फ्रिक्शन यहां पर है या फिर उनके बीच में, चेक कर लेते, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेज एंड द ग्राउंड इज मी एंड रेडियस ऑफ द बेजेस आर कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टली ऑन द बेज एट दिस इंस्टेंट। अब भैया शुरू करते हैं सबसे पहले पहला सवाल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, मुझे फोर्स से क्या लेना देना भाई, फोर्स फ्रिक्शन से क्या लेना देना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है सर, m1v1 प्लस m2v2 प्रॉपर वेक्टर के साथ बटे m1 प्लस m2, ये ले खत्म। तो आंसर तुम्हारा पहला वाला ऑप्शन तुम्हारा मैच कर जाएगा, ठीक। नेक्स्ट दूसरा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब तीन ऑप्शन में एक ही चीज पूछ रहा है, दूसरा तीसरा चौथा। अब उसने बोला 34 में से बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। कुछ बच्चे दिमाग लगाते कहते किसकी शक्ल सबसे ज्यादा खराब है, बोला गुरुजी ये तो बहुत छोटा सा है, ये नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। इसके बाद देखो किसकी शक्ल सबसे ज्यादा खराब है, बोले या तो ये या फिर ये माइनस है ये प्लस है, अच्छा फिर कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, देख देख उनके सोचने का तरीका बता दो, देख ठीक है ध्यान से देख। और सर जी देखो, मैंने कहा हाँ, अगर फ्रिक्शन ना होता, ठीक है, इस सवाल में अगर फ्रिक्शन ना होता, ठीक है, मान ले सवाल में फ्रिक्शन ना होता तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास हो जाता नेट एक्सटर्नल फोर्स बटे टोटल मास। और हाँ सर, बोले फ्रिक्शन है लेकिन, बोले अच्छा जी फ्रिक्शन है, बोले फ्रिक्शन किधर है, बोले सर फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, कुछ ऐसी फील आ रही है, ठीक है, ऐसी क्यों, बोले सर फोर्स आगे लगाओगे जाहिर सी बात है, ठीक है, तो फ्रिक्शन तो इधर लग रहा होगा ना, अच्छा अब यहीं पे निपट गई जनता, ठीक है, यही देख के साथ ही जो है निपट गई जनता। बोले क्यों, बोले सर इसका मतलब अब जो नेट फोर्स है अब कितना हो गया, F माइनस एफ हो गया सर बटे टोटल मास m1 प्लस m2, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास आ जाएगा। इसका मतलब यही देख के तुम्हें फील आ रही होगी, बोले सर ये माइनस आ गया, ये अलग तुक्का मारो, सवाल हो जाएगा गलत। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप ये देखो ना कि फ्रिक्शन उधर लगता है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो ब्लॉक किधर जाता। इसने साफ साफ कह दिया इस बात को लेके, बोले क्या कह दिया, मैंने कहा साफ साफ कह दिया कि पूरा बेज पीछे V से जा रहा है, ये है V। तो आप ये शॉर्टकट तरीका लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेटिंग से। बोले सर जी ये कह रहा है कि पूरा का पूरा बेज जो है ना, ये पूरा का पूरा ये वाला जो बेज है, ये वाला जो पीला वाला बेज है, ये पीछे भी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे। तो अगर फ्रिक्शन ना होता तो एक्सेलरेशन इतना होता, अब फ्रिक्शन है तो आगे कितने फोर्स हो गए भैया, सिस्टम पर कितने फोर्स हो गए, F प्लस एफ बटे m1 प्लस m2। क्लियर है, बाकी सब इंटरनल हो गया, ठीक। तो इसका मतलब ये तो सही है कि सर ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, हो सकता है गलत हो, तो तुक्का मारने जाओ तो आप इस पे तुक्का मार सकते हो अगर आपको सपोज तुक्का मारना ही पड़ रहा है तो, वरना हम जो है प्रॉपर तरीके से इसको एनालाइज करते हैं और चेक करते हैं कि पंगा हो क्यों रहा है और कैसे पंगा हो रहा है। मैंने कहा चलो भैया शुरू करते हैं, ठीक है सर, ओके, सारी चीजें मैंने यहां पर लिख ली है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यार अब देखो, अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोले हाँ सर, तो कैसे निकालें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक। अब या तो तू m1a1 प्लस m2a2 बटे m1 प्लस m2 कर ले, बोला हाँ सर ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर m1a1 प्लस m2a2 बटे m1 प्लस m2 करेगा तो फिर तू एक्सेलरेशंस कैसे लिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए तुझे कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। या फिर तू सीधा ये भी बोल सकता है कि सर सबसे सिंपल तरीका तो मुझे ये लग रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर आगे वाला फोर्स बटे टोटल मास। इसका मतलब मुझे यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए तो मेरा काम हो जाएगा। और ये फ्रिक्शन कैसे है, बोले सर ये फ्रिक्शन काइनेटिक है क्योंकि खुद V से भाग रहा है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बोले म्यू इंटू नॉर्मल। और म्यू की वैल्यू कितनी, नॉर्मल की वैल्यू कितनी, बोले सर इसका मास कितना है, मैंने कहा चेक करो, बोले सर इसका मास है कितना m और इसका मास है कैपिटल M। ठीक है गुरुजी, ये m है ये कैपिटल M है, तो इसका मतलब नॉर्मल मैं लिख सकता हूं स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू 6। और वहीं पे सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल अब m1 प्लस m2g नहीं है,
ये सवाल हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। बोले सर ऐसा क्यों कह रहे हो सर? मैंने कहा ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मुझे इतना बता दे, क्या ये, ध्यान से समझना, क्या ये स्मॉल एम वाला पार्ट, क्या इसके पास ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन, क्या इसके पास ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन नहीं हो सकता क्या? बोले बिल्कुल हो सकता है। क्या ये छोटा सा मास वेज के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है? बोले हाँ सर कर रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर जाके बैठ जाऊं, तो तू ऐसे समझ, ये ऊपर जाके बैठ जा तू, तो क्या तुझे सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा? बोले हाँ दिखाई देगा। तो क्या इस पार्टिकल के पास ऊपर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा? मैंने कहा हाँ भैया होगा। तो अगर इस पार्टिकल के पास सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन है, जब वाई के बारे में बात करो तो एक्स को भूल जाए। ये मत कहना सब बैठे हो तो सूडो फोर्स लगाओ, भाड़ में गया, हम लोग एक्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम केवल वाई में बात कर रहे हैं। दोनों फोर्स जो है जिसके ऊपर जाके बैठा उन पर दोनों फोर्स आगे की तरफ लग रहे हैं, तो ठीक है, मैं मानता हूं अगर सूडो फोर्स देने की जरूरत पड़ी तो सूडो फोर्स पीछे की तरफ देंगे हम लोग, लेकिन हॉरिजॉन्टल दिशा में देंगे। मैं वाई के बारे में बात कर रहा हूं, तो मुझे इतना पता, इसके ऊपर जाके बैठेगा तो क्या इस मास का वाई दिशा में तेरे को यहां पर कुछ ना कुछ सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन दिखाई नहीं देगा क्या? इस मास का होगा, क्यों? सर्कुलर मोशन कर रहा है। और अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में आप सब लोग जानते हो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन होता है, इसकी वैल्यू होती थी v²/r। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा तो चलो फिर, तो क्यों ना यहीं से सवाल को उठाएं। मान लो तुम यहां इसके ऊपर जाके बैठ गए, ठीक है, मैं इसको राउंड मिटा, ये इसके ऊपर जाके बैठ गए, तो इसके ऊपर जाके बैठोगे तो ये जा रहा है इधर v से, ये जा रहा है इधर v से, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं यहां पर कि सर इधर इसकी वेलोसिटी इसको दिखाई देगी 2v, रिलेटिव वेलोसिटी। मैंने कहा ठीक है भैया, मतलब यहां जाके बैठेगा तो इसको इधर 2v वेलोसिटी दिखाई दे रही होगी। ठीक है गुरुजी, ओके, ये सब हटाओ, ये सब हमको दिख ही नहीं रहे। तो सर रिलेटिव वेलोसिटी मतलब जाहिर सी बात है यार, पार्टिकल आगे 20 से जा रहा है, बैच पीछे जा रहा है, तो बैच के रेस्पेक्ट पार्टिकल की वेलोसिटी आगे 2v होगी। तू बैच के ऊपर जाके बैठ गया, अब तुझे केवल पार्टिकल ऐसे दिखाई दे रहा है, सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तू इसकी एफबीडी बनाएगा, तू बोलेगा नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, तो हम लिखेंगे ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर mv²/r। इसका मतलब हमें यहां पे नॉर्मल की वैल्यू पता चल गई, mg प्लस 4mv²/r। ये कौन सा नॉर्मल है? दिस इज द नॉर्मल बिटवीन द वेज एंड द पार्टिकल। ये वेज और पार्टिकल के बीच का नॉर्मल है। ठीक है सर। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा भाई या तो इसके बाद तू एक काम कर, ये क्या, तो तू एक काम कर, क्या कि मैं पूरे को सिस्टम मान लूं वाई में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं वाई में एफ नेट एक्सटर्नल बराबर टोटल मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेसिक डेफिनेशन, सिंगल डेफिनेशन जो 50,000 बार काम आती है। बोले हाँ सर। तो अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं वाई दिशा में बात करूं, दोनों को मैंने सिस्टम मान लिया, तो मुझे बताओ नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? बोले सर सबसे पहले तो लग रहा होगा mg। कौन सा mg? मैंने कहा एक लग रहा है छोटे वाले का mg और एक लग रहा है कैपिटल बड़े वाले का mg। और बताओ सर ये तो लग रहा है नीचे की तरफ mg। मैंने कहा ठीक है, ऊपर कौन लग रहा है? बोले नॉर्मल लग रहा है। तो मैं लिख देता हूं अच्छे से। बोले क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर ऊपर वाला फोर्स नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड माइनस नीचे वाला फोर्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बराबर टोटल मास m प्लस m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास इन वाई डायरेक्शन। बोला हाँ सर। और वाई डायरेक्शन में सेंटर मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर वो पूछ ही ले तो आप सीधा बोल सकते हो सर सेंटर मास का एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना होगा? आप सीधा बोलोगे m1a1। m1a1 मतलब यहां पर इसका जो एक्सेलरेशन है, ये वाला एक्सेलरेशन प्लस m2a2 बटे m1 प्लस m2। सारी बात समझ में? ठीक। तो या तो तू एक काम कर, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दे, ये m से m कैंसिल, और फिर उसको सॉल्व कर ले। या फिर इससे भी आसान तरीका क्या? बोले सर हम क्यों ना एक काम करें, वेज की एफबीडी बना लेते हैं चुपचाप। अगर मैं यहां वेज की एफबीडी बनाऊं, केवल वेज की एफबीडी, ये जो वेज है, तो नीचे कौन लग रहा होगा? कैपिटल mg। नीचे कौन, जमीन से कौन लग रहा होगा? नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड। और ये लगा रहा होगा नीचे, जो छुटवा सा है, ये नीचे फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल। मैंने कहा ठीक है। तो अब अगर मैं वाई की दिशा में बात करूं, मैं एक्स में बात ही नहीं कर रहा, मैं बात करूं वाई में, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो यहां से आप लिखोगे नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड बराबर कैपिटल mg प्लस स्मॉल नॉर्मल। दैट मींस कैपिटल mg प्लस स्मॉल नॉर्मल की वैल्यू कितनी है भैया? स्मॉल mg प्लस 4mv²/r। अब ये जो नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड है, वही तो उसी की वजह से जो है फ्रिक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी सर म्यू इंटू नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब ये वाली वैल्यू को आपको यहां पुट कर देना है। आपको पता चल गया फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दो। सो योर एक्सेलरेशन, बात समझ में आ रही? पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा आगे वाला फोर्स F प्लस फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इंटू जमीन वाला नॉर्मल कितना? स्मॉल m प्लस m इंटू जी प्लस 4mv²/r। ये जमीन वाला नॉर्मल हो गया है बटे m1 प्लस m2। दिस इज आवर आंसर।
चौथा ऑप्शन। क्लियर है? आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ी कोशिश और करता हूं आपको सेंट्रोमास की फील दिलाने के लिए। ध्यान से समझो, पूरे सिस्टम का सेंट्रोमास का एक्सेलरेशन किधर है? आगे। ठीक है, ओके, ठीक है सर जी, ओके। वाई दिशा में सेंट्रोमास के पास एक्सेलरेशन है? बिल्कुल है। किसके पास है? केवल बॉल के पास है। बॉल के पास वाई दिशा में सेंट्रोमास का बॉल के पास वाई दिशा में एक्सेलरेशन है। ठीक है सर जी, ओके। वेज के पास वाई दिशा में है? नहीं है। बॉल के पास वाई दिशा में है? है। ठीक है सर जी, ओके। सर वेज के पास हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है? है। क्यों? दो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। तब पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है क्या? पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा हाँ, ये तो बात बड़ी मजेदार है। पार्टिकल के पास जमीन के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है। बोले सर क्यों नहीं है सर? मैंने कहा बता कौन सा फोर्स लग रहा है? बोले सर mg। मैंने कहा बाई में। वो नॉर्मल। मैंने कहा बाई में। बोले फ्रिक्शन। मैंने कहा है ही नहीं आपस में, जमीन पर है वो तो। सर सूडो फोर्स। अरे वो तो तब होगा ना जब तू वहां जाके बैठेगा। जमीन के रेस्पेक्ट में बैठ कर देखना, कुछ है ही नहीं इसके पास। आ रही बात समझ में? ठीक, तो आई होप आपको यहां से चीजें फील आ रही होगी। सर ओवरऑल सेंट्रोमास किधर मूव कर रहा है? मैंने कहा सेंट्रोमास की वेलोसिटी निकाल ले, m1v1 प्लस m2v2 बटे m1 प्लस m2। अब तो देख ले वहां से, यहां पे ये यहां से जो मास है, ये मास का डिफरेंस आ रहा है ना, ये कौन मास बड़ा है कौन मास छोटा है, ये बता देगा सेंट्रोमास किस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर इसमें और मजेदार पार्ट पता है क्या पूछा जा सकता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन 10 सेकेंड। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अच्छा सर सेंट्रोमास का जो एक्सेलरेशन है वो ये आ गया सर, ये तो कांस्टेंट आ गया ना, एफ कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। मैंने कहा हाँ, तो सर एक्सेलरेशन आ गया, लगा दो एस बराबर टी प्लस हाफ टी स्क्वायर और सवाल गलत हो जाएगा। बोले सर ये क्या बात है, तो गलत बात है, सवाल गलत कैसे हो गया? मैंने कहा सोच, डिटेल में सोच सवाल क्यों। पहली बात तो सवाल निकाला ही नहीं जा सकता, जो मैंने आपसे बोला है, निकाल ही नहीं सकते इस चीज को। ये अगर तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है तभी है जब ये ब्लॉक यहां पर है। जैसे ही जब ये मास तेरा लोएस्ट पॉइंट पर होगा, जब यहां पर होगा, तभी है ये एक्सेलरेशन। मान ले ये थोड़ा सा और ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, अगर ये ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा तो नॉर्मल जमीन वाला चेंज हो जाएगा। अरे बात समझ में? क्योंकि फिर इस पे इस तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, उसका एक कंपोनेंट नीचे जाएगा तो जमीन वाला नॉर्मल चेंज हो जाएगा, उसकी पार्टिकल की स्पीड भी चेंज हो जाएगी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी भी चेंज होती जा रही है। और अगर जमीन वाला नॉर्मल चेंज हो गया तो फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, और फ्रिक्शन चेंज हो गया तो नेट फोर्स चेंज हो गया, और नेट फोर्स चेंज हो गया तो सेंट्रोमास का एक्सेलरेशन चेंज हो गया। इसका मतलब इन दैट केस एस बार टी प्लस हाफ टी स्क्वायर नहीं लगा सकते। ठीक है, चलो खैर ऐसी मजे ले रहा था मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मैं किनारे हो रहा हूँ, देख लो स्क्रीन पॉज करके। उसने बोला सेट ऑफ एन आइडेंटिकल क्यूब हो गए, ठीक है, सब रखे हुए हैं। मैंने कहा ठीक है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं, मैंने कहा ठीक है। सेपरेशन कितनी है? एल है, मैंने कहा ठीक है। एक को स्पीड भी दे दी है, दूसरे की तरफ ऑल कोलिजन कंप्लीटली लास्ट। बहुत सिंपल सवाल है भैया। देखिए ये कहना चाह रहा है एक ब्लॉक है, इसको इधर v नॉट वेलोसिटी दे दी है, यहाँ से एल डिस्टेंस दूरी पर एक दूसरा ब्लॉक है, उसके बाद यहाँ से एल डिस्टेंस दूरी पर एक और एक ब्लॉक है, वहां से एल डिस्टेंस दूरी पर एक और ब्लॉक है, सारे के सारे कोलिजन ठीक है। तो क्या होगा? मैंने कहा भैया देख ले, ये इधर जाएगा इसके साथ चिपक जाएगा, ये दोनों बन जाएंगे 2m, और ये इधर जा रहा होगा v नॉट बाई 2 से ये जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज पर समझा देता हूं, देख ऐसे चल रहा है, 1 2 3, सबके बीच की सेपरेशन सेम है, 4 5 6, ठीक है गुरुजी। ये इधर कितने जा रहा है भैया? ये इधर जा रहा है v नॉट से, सबका मास सेम है, v नॉट से सबका मास सेम है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हुआ क्या, ये भाई साहब गए, ये गए, इससे जाके चिपक गए। जैसे इससे जाके चिपकेंगे इसका मास हो जाएगा 2m, और अब ये जाएगा b नॉट बाई 2 से, ठीक है गुरुजी, ओके। ये तुम्हारा था इनिशियल, ठीक है। उसके बाद पहले कोलिजन बाद का डायग्राम हो जाएगा ये वाला। बोले सर उसके बाद क्या होगा? मैंने कहा उसके बाद होगा ये वाले भाई साहब जो हैं आपके, ये भाई साहब जाएंगे, ये b नॉट बाई 2 से जाएंगे। बोले ठीक है सर, ये जाएंगे फिर इससे चिपक जाएंगे। अब ये किसी और वेलोसिटी के साथ जाएगा b डैश से। मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल सकते हो। कैसे लिखोगे सर? ये लिखेंगे 2m इंटू v नॉट बाई 2, इनिशियल मोमेंटम बराबर 3m इंटू v डैश। ये v नॉट बाई 3 आ गया, ये v नॉट बाई 3 आ गया, ठीक। फिर ये जाके इससे चिपकेगा। अब इसके बाद आप खेल सकते हो। अगर आपसे ये पूछे कि किस टाइम पे किसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो भी आप लगा दोगे, और अगर आपसे टाइम पूछेगा तो टाइम के साथ भी आप खेल सकते हो। फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। उसने बोला है कि द लास्ट ब्लॉक स्टार्ट मूविंग एट इतना, एन की वैल्यू पुट कर देना, और क्या है, चाहे तो ऐसे सवाल को करने के लिए एन की वैल्यू 3 पुट कर दे, 2 पुट कर दे और वेरीफाई कर ले। नेक्स्ट, लास्ट ब्लॉक स्टार्ट मूविंग है, ठीक है भाई साहब। ऑल द कोलिजन आफ्टर ऑल द कोलिजन द सेंट्रोमास ऑफ द सिस्टम विल हैव द स्पीड v बाई n। सेंट्रोमास की वेलोसिटी तो वैसे भी v बाई n है,
वैसे ही बी बाई एन है, शुरू में भी हमेशा बी बाई एन रहेगी। क्यों? बोले सर एन पार्टिकल है, तो बताओ ये रेस्ट पे ये रेस्ट पे रेस्ट पे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास अगर मैं आपसे पूछूं तो m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस प्लस प्लस, और टोटल मास कितना? सपोज n मास है तो n इंटू एम, तो ये m से m कैंसिल आउट हो गया, v नॉट बाई n आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यस, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। चलो इसके बाद खुद करना, अच्छा देख लेता हूं। आफ्टर ऑल द कोलिजन सेंटर मास ऑफ द सिस्टम विल हैव द स्पीड बी, गलत। सेंटर मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स 0 है जिसकी वैल्यू v बाई n होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार कर चुके हैं। ठीक है, खुद से कीजिएगा, बस ये जाएगा इसके साथ टकराएगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटीज वगैरह निकाल सकते हो, और उसके बाद फिर आप जो है जो भी वॉगडम पूछे वो निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला पार्ट। ये सवाल जो है दिखने में बहुत डरावना है, लेकिन है बहुत ही आसान, बड़ा मजेदार सवाल है, किसी ने नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते हो। ठीक है, ये इसमें क्या क्या पूछा उसने, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और दूसरे में पूछा है कि पहला कोलिजन t1 टाइम पे हुआ है, दूसरा कोलिजन t2 टाइम पे हुआ है, तो t2 माइनस t1 बता दो। देख सवाल समझ, सवाल ये है कि यहां पर सपोज एक धागा है, धागे में एक मोती है, और ये एक कार है। ठीक है, जो आगे v नॉट वेलोसिटी के साथ जा रही है, और वो जाके धागे से वो जाके फिर किससे टकराएगी? यहां पर मोती से टकराएगी। आप समझ गए कि अभी क्या है, ये पूरी एक कार है, ये धागा है, धागे में मोती फंसा हुआ है। अभी कार आगे जाएगी, और कार का जो ये वाला सरफेस है वो थप्पड़ मारेगा जाके किसको? बॉल को। ये वाला सरफेस जो है वो इस बॉल को थप्पड़ मारेगा। तो उसने पहला तो ये पूछ लिया, पहला सवाल तो ये पूछ लिया कि सेंटर मास फ्रेम में टक्कर के बाद व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन इन सेंटर मास फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ द कार। वो कह रहा भैया इस बंदे की वेलोसिटी बता दे, कार की क्या आएगी सेंटर मास फ्रेम में। और उसके बाद क्या पूछ लिया उसने? बोले पहली थप्पड़ तो पड़ गई, फिर दूसरी भी पड़ेगी कभी ना कभी, तो बताओ दूसरी थप्पड़ कितनी देर के बाद पड़ेगी? तो सवाल ये मेरा देने का मेन पर्पस पता है क्या है? आपको कैलकुलेशन से बचाना। ठीक है, और सवाल को विजुअलाइज कराना। ठीक, पहले विजुअलाइज कराते हैं। तो भाई ये सवाल पता क्या है? ये सवाल यही है कि एक मास यहां पर है, एक मास यहां पर है, ये इधर v नॉट से जा रहा है, ये तुम्हारा रेस्ट पर है। सवाल यही है, सवाल यही है। ठीक है, सवाल यही है भाई कि यहां पर इसका मास कितना है? बोले स्मॉल एम, और इसका मास कितना है? कैपिटल एम, और कोलिजन क्या है? इलास्टिक, ई बराबर 1। तो बोले टक्कर के बाद क्या होगा? मैंने कहा टक्कर के बाद ये होगा, लाल वाले की वेलोसिटी मान लो इस तरफ है v1, और जो सफेद जो पीले वाली है, पीले वाले की वेलोसिटी मान लो है इस तरफ v2। अब इसके बाद कर लो मोमेंटम कंजर्वेशन। पहले इक्वेशन लिखो m इंटू वी नॉट, देख 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 देख, m इंटू वी नॉट प्लस 0 बराबर कैपिटल M इंटू वी वन प्लस स्मॉल m इंटू वी टू। और दूसरी क्वेश्चन ई की डेफिनेशन, ई बराबर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन हो जाएगा सब v2 माइनस v1, और अप्रोच तुम्हारा क्या हो जाएगा? v नॉट। अब इन दोनों को सॉल्व करके, ध्यान से सुनना, इन दोनों को सॉल्व करके आप यहां से निकाल लेना v1 एंड v2। क्लियर है? ठीक है सर जी। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ये आपको पता ही है कितना है, कैपिटल एम वी नॉट प्लस 0 बटे m1 प्लस m2। अगर शुरू में v नॉट से जा रहा है तो v नॉट से जा रहा है। ठीक है, शुरू में रेस्ट पर है, ये v नॉट से जा रहा है तो m1 v1 प्लस m2 v2 m1 प्लस m2। ठीक, ठीक है सर जी, ये कैपिटल m बटे स्मॉल m हो जाएगा। तो अब इसमें तो तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी भाई। उसने बोला वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन, ठीक है, इन सेंटर मास फ्रेम। तो ये तो हो गया सेंटर मास की वेलोसिटी। सेंटर मास की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। और यहां से तू निकाल लेना ये कैपिटल एम है v1, क्योंकि v1 जो होगी वो गाड़ी की वेलोसिटी होगी। तो योर आंसर विल बी क्या सर? वेलोसिटी क्या पूछा उसने? सेंटर मास फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ कार इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम बराबर वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सर वेलोसिटी ऑफ कार कितना है टक्कर के बाद? मैंने कहा v1 माइनस VCOM। तो यहां से सॉल्व करके v1 निकालना, v1 की वैल्यू यहां पुट कर देना, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास उसमें से घटा देना। दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है? आप इस सवाल को और थोड़ा जल्दबाजी से करना चाहो तो m बराबर m पुट करके दोनों मास को सेम मान के भी आप कर सकते हो। आ रही बात समझ में? हिट एंड ट्रायल से अगर सवाल जल्दी करना हो तो दोनों मास को सेम मान लो। ठीक है, दोनों मास को सेम मान लोगे तो सवाल एक ही लाइन में आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। फिर वो तुम्हारी नीट वाली ट्रिक हो जाएगी कि पुट n बराबर 1 ये बराबर, ठीक। तो वहां से भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर वहां से करके सवाल बच रहा है, टाइम बच रहा है, तो हम टाइम को बचाएंगे। मजा है इस पार्ट में। उसने बोला कि बताओ अभी तो पहला टक्कर हो गया, दूसरा टक्कर बताओ कितनी देर के बाद होगा। आप समझो, यहां से उसने क्या पूछ लिया, देखो यहां से इसने पूछ लिया कि अब मैं तुमसे पूछूंगी भाई ये डिस्टेंस सपोज L है। मन कहा हाँ L है, तो बताओ ये तो ही रुका रहेगा ना, ये आके इसको थप्पड़ मारेगा ऐसे। ठीक, बोले हाँ सर जी। ये कहानी कुछ इस प्रकार से चल रही है कि मैं आपसे कह दूं यहां पर कि सर इस जगह पे ध्यान से सुनना कि सर ये तो है बॉल हमारी। मैंने कहा ठीक है, और यहां पर सपोज है हमारे पास ये इस प्रकार से,
ये कहानी है। तो ये अगर इस तरफ बी नॉट से जा रहा है और ये वाली डिस्टेंस एल है, तो इसे कब थप्पड़ मारेगा? बोले जाएगा 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 जाएगा, टबैश, यहां थप्पड़ मारेगा उसको। तो पहला कोलिजन तो हो गया। अब दूसरा कोलिजन कितनी देर के बाद होगा, ये प्रश्न है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर दूसरा कोलिजन, सर एक काम करो, टक्कर के बाद B1 B2 निकाल लो और फिर देख लो कैसे होगा। नहीं नहीं, फ्रेम के ऊपर जाके बैठ जाओ, नहीं नहीं पार्टिकल के ऊपर जाके। अरे भाई मेरी बात सुन, इलास्टिक कोलिजन है, हाँ से इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो मुझे इतना बता, यहां वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? बोले सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो V0 है क्योंकि ये रेस्ट पर है टक्कर से पहले। तो टक्कर के बाद की सेपरेशन वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बोले V0 हो जाएगी। इसका मतलब टक्कर के बाद दोनों बॉडी सेपरेट कर रहे होंगे और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V0 ही होगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। मैंने कहा हाँ, और अगर दोबारा टक्कर कराना है तो दोनों को मिलकर कितना चलना पड़ेगा? L चलना पड़ेगा क्योंकि इसी दिशा में ही कोलिजन हो रहा है। इसका मतलब कितना टाइम लगेगा? L/V0, खत्म। समझ गया? समझ गया? समझे? समझ में आया? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, देख ध्यान से सुन। टक्कर से पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था? V0। टक्कर के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? V0। अब कोलिजन हो गया, टन। आगे वाला भाग रहा है V2 से, पीछे वाला आ रहा है V1 से। तो अब कोलिजन द्वारा कब होगा? जब रिलेटिवली L डिस्टेंस चल जाएंगे एक दूसरे के, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? वही जो पहले थी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है V0। तो इसका मतलब आंसर विल बी L/V0। बिना कोई पेन वैन चलाए कैलकुलेशन को बचा के आप यहां पे आंसर लिख सकते हो L/V0। ये आंसर है, यही आंसर है। अच्छा सवाल था इसमें, ठीक है। कुछ कुछ चीजें यहां पे सीखने की बड़ी बढ़िया थी। अगला भी कुछ दे रखा है, हाँ देख ले, ये भी दे रखा है। व्हाट इज द डिस्टेंस द कार ट्रेवल फ्रॉम t = 0 टिल t = t2। अब एक मिनट, एक चीज और। इसने भले ही तुझसे t2 - t1 पूछा है, इसका मतलब समझ रहा है कि t = 0 पर चीजें स्टार्ट हुई है, t = t1 पर फर्स्ट कोलिजन हुआ है, और ये t1 टाइम कितना हो जाएगा? L/V0। ठीक है सर जी। फिर t = t2 पे सेकेंड कोलिजन हुआ है, सेकेंड कोलिजन। ठीक है सर जी। तो यहां से यहां तक का कितना टाइम निकाला हमने? L/V0। ठीक है सर जी। तो उसने आपसे पूछ, इसका मतलब t2 अगर मैं आपसे बोलूं तो t2 कितना हो जाएगा? 2L/V0। इसलिए उसने t2 - t1 पूछा था। अब ये वाला सवाल कर लेते हैं। इस सवाल में व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कार ट्रेवल, ठीक है, बता दो कितना चलेगा फ्रॉम t = 0 टिल t = t2। कह रहा भैया यहां से लेके यहां तक के लिए बता दो कि डिस्टेंस कितना चलेगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ऐसे सवालों को करने के लिए आप फिर वापस जाइएगा, यहां से आपने B1 B2 निकाला था, ठीक है। तो पहले तो चलेगा ये L, उसके बाद यहां से आप निकाल लीजिएगा B1, और B1 जब आप पता लगा लोगे तो B1 को मल्टीप्लाई कर देना L/V0 से, ठीक है। तो योर आंसर विल बी, अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं यहां पर, ठीक है, तो योर आंसर विल बी, क्या आंसर हो जाएगा? L/V0 चलेगा पहले टक्कर से पहले, और दूसरे टक्कर में वो B1 से भाग रहा है, वेलोसिटी ऑफ कार से भाग रहा है, उसको L/V0 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आंसर हो जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वर्कनेई थ्योरम का अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल बहुत प्रैक्टिस किए, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। अब आप इसको खुद कीजिएगा इस सवाल को। इसको यहाँ से छोड़ दिया है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, दोनों के बीच में कोलिजन होगा। यहाँ पर देख फ्रिक्शन भी दे रखा है, तो जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी तुम यहाँ से यहाँ निकालोगे तो वर्क डन बाई ग्रेविटी mgh होगा। फ्रिक्शन का वर्क डन जो है म्यू mg cos थीटा इंटू ये वाली डिस्टेंस हो जाएगा। अरे बात समझ में? ठीक है। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद देख लो क्या हुआ है, फिर दोनों के दोनों मास चिपका चिपकी किए हैं, चिपक गए हैं। तो इधर से एक B1 से आया, इधर से एक B2 से आया, ठीक है, और दोनों का मास सेम है। मास सेम है, अलग अलग है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। मास M है, कैपिटल M है, ठीक है। उसके बाद फिर चिपक गए हैं तो E = 0 हो गया, कोलिजन हो जाएगा। क्या क्या पूछा उसने पूछा एज्यूमिंग द मास M इज रिलीज एट ए हाइट एज व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द फ्लैट पार्ट ऑफ द टेबल। ये तो बहुत ही लल्लू सवाल है, ये तो तेरा वर्कनेई थ्योरम का सवाल हो गया जी मींस का, कि यहाँ से छोड़ दिया, बता इसकी यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी। v² बराबर इसका मतलब 2ac लगा दे और एक्सलेशन क्या हो जाएगा? सच्ची sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। तो वहां से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है? For what initial height h of the mass m, the combined mass comes to at rest immediately after the collision। ठीक, तो हुआ ये, कह रहा है भैया ये बता दो अब। अच्छा यहाँ पे म्यू 0, अरे इस बात का ध्यान रखना है, म्यू 0 है, इसलिए उसी में मत पेल देना सवाल को। यही गलती होती है इसलिए मिस्टेक्स एग्जाम में। मतलब ये तुमने, अब इसने नया सवाल बना दिया। इसने कह दिया भैया यहां से सपोज एक कैपिटल M मास है और यहां से सपोज एक स्मॉल m मास है,
ये इधर आया, ये इधर आया, ठीक है। अब इसने बोला है व्हाट एच हाइट कितनी होनी चाहिए, ये वाली एच हाइट कितनी होनी चाहिए कंबाइंड मास रेस्ट पर आ जाए। तो भाई मुझे एक बात बताओ, दोनों ये वाली लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। तो क्या कैसे करेंगे भैया, भैया ये वाली लेंथ तो एल दे रखी है, मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2 GH। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ठीक ठीक है सर, कैपिटल एम मास की। और जब ये इधर आएगा इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इधर √2GL, स्मॉल एम वाले की। ये दोनों चिपक गए, चिपक के रेस्ट पर आ गए। मोमेंटम विल बी कंजर्व, इनिशियल मोमेंटम बढ़ाओ, फाइनल मोमेंटम कोई एक्शन ऑफ फोर्स है नहीं, टेंशन नॉन इंपल्सिव है, mg नॉर्मल से कैंसिल आउट हो गया। तो कैपिटल M इंटू 2GH का अंडर रूट बराबर इस माइनस, ठीक है, इसका मोमेंटम माइनस इसका मोमेंटम 2G, क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 2 इंटू, अब यार 2 क्यों आएगा, मास इंटू √2GL बराबर फाइनल मोमेंटम, दोनों का 0 क्योंकि दोनों रेस्ट पर आ गए। अब यहां से स्क्वायर कर दे, 2G कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या पूछ लिया उसने, उसने पूछ लिया H बता दो। तो H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा स्मॉल m बटे कैपिटल M का होल स्क्वायर इंटू L, ये ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ वाले सवाल भाई साहब खुद कीजिएगा, ये भी आप खुद ही करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है, मैं पीछे हो रहा हूं, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप का है, इसलिए मैं इसको समझा देता हूं फिर से अच्छे से। इसने बोला स्मॉल बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज केप्ट ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर इन ए फिक्स कॉन्सेंट्रिक स्मूथ हॉरिजॉन्टल रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, ठीक है, ठीक है, मतलब एक रिंग है, ठीक है, और यहां पर जो है एक यहां पर हमारा क्या है, पॉइंट मास है। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बॉल है 1 किलोग्राम की, ठीक है, केप्ट इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, ठीक है, ये 1 मीटर पाथ का एक सर्कुलर पाथ दे रखा है उसने, इतना, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ जाएगा तुझे, यहां पर अच्छे बच्चे हो तुम सब लोग, ठीक है, ठीक है। एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉल इन द सर्कुलर मोशन इज 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है भाई साहब, बॉल जो शुरू में घूम रही थी तो उसका ओमेगा दे दिया है। एट ए सर्टेन मोमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एट द स्ट्रिंग विच केप्ट द बॉल इन द सर्कुलर पाथ ब्रेक्स। बेसिकली मुद्दे की बात यह है कि ये जो रस्सी है, ये रस्सी टूट गई किसी टाइम पर, ठीक है, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, पहले रस्सी के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है, फिर रस्सी को कट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, ठीक है भैया, रस्सी को कट कर दिया आगे। एंड द बॉल गोज टेंजेंशियली ऑफ टू द बॉल, बिल्कुल से हमको तो पता है भैया, रस्सी कटेगी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। तो इसने बोला है कि भाई साहब यहां से ये बॉल गई है और टेंजेंट डायरेक्शन में बिल्कुल गई है, डायग्राम बना के उसने दे दिया है, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। एंड बाउंस ऑफ, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 राउंड अबाउट द सेंटर, सेंटर के अबाउट एक पूरा चक्कर घूमने के बाद, मतलब जब इसकी रेडियस वेक्टर पूरा 360 डिग्री घूम जाएगी, तब इसने बोला है 7th कोलिजन टेक प्लेस एग्जैक्टली एट द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, एग्जैक्टली एट द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कोलिजन। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब रस्सी काट दी, पहला कोलिजन हुआ टन, फिर दूसरा हुआ टन, फिर तीसरा हुआ टन, फिर चौथा हुआ टन, फिर पांचवा हुआ टन, फिर छठा हुआ टन, और फिर सातवां हुआ टन, और सवाल हो गया टन, ठीक है। तो सातवां जो टन हुआ है वो पहले टन के साथ, पहले टन की जगह हुआ है, ठीक है, ये सवाल ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद बोले सर जी ये क्या चाह रहा है, टोटल इंपल्स इंपार्टेड बाय द रिंग टू द बॉल बता दो फर्स्ट 3 कोलिजन में। कह रहा भैया शुरू के 3 कोलिजन 3 बार टन 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 हुआ होगा, तो उसमें बता दो भाई साहब उसमें इंपल्स कितना मिला होगा, पहला क्वेश्चन। तो आओ थोड़ा क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हैं, लैंग्वेज को क्रैक करते हैं। भैया सीधी सी बात यह है कि मान लो ये हमारा जैसे ही यहां से बंदा छूटेगा, जैसे ही रस्सी कट करोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बोले सर इसकी वेलोसिटी होगी v बराबर r ओमेगा, r की वैल्यू 1 है, ओमेगा की वैल्यू भी 1 दे रखी है। तो मतलब 1 मीटर पर सेकंड से यहां से पार्टिकल गया और सपोज वो इस a पॉइंट पे जाके टकराया, ये पॉइंट a है, ठीक है, ठीक है सर जी, ये पॉइंट पे जाके टकरा गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जैसे ही पार्टिकल सपोज यहां पे टकराया है इस जगह पर ऐसे, ठीक है, इस जगह पे टकराया, इलास्टिक कोलिजन है, मैंने कहा ठीक है, तो फिर वो इस तरफ जाएगा, फिर ये द्वारा टर्न होगा, फिर वो इस तरफ जाएगा, फिर वो तिवारा टर्न होगा, फिर वो इस तरफ जाएगा, वो चौवारा टर्न होगा, फिर वो इस तरफ जाएगा, बोले वो 5वां टर्न हो जाएगा, फिर वो इस तरफ जाएगा, बोले 6ठा टर्न हो जाएगा, फिर वो इस तरफ जाएगा, फिर वो 7वां टर्न हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिसिटी मेंटेन है। किसी भी पॉइंट पर अगर अपन नॉर्मल डालेंगे सेंटर से पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो श्योर हो गया है, ध्यान से समझना, कि ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। ये पहला कोलिजन टन, ये दूसरा टन, ये तीसरा टन, ये चौथा टन, ये 5वां टन, ये 6ठा टन, और वापस 7वां टन वहीं पर जहां पे पहला कोलिजन हुआ था। इसका मतलब ये साइक्लोहेक्सेन तुम्हारा बन गया है। अब सवाल तो बहुत ही आसान हो गया है, इसको इन सबको ज्वाइन कर सकते हो। तो इसका मतलब इस प्रकार से आपकी जो बॉल है वो फंस गई है और टन 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 करती जा रही है, ऐसे 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 ऐसे।
अब सवाल देखते हैं। अब उसने क्या पूछा था, ध्यान से देखो। उसने पूछा टोटल इंपल्स इंपार्टेड टू द रिंग, ठीक है, रिंग पर कितना मिला बाय द बॉल। बॉल ने कितना इंपल्स लगाया रिंग पर इन फर्स्ट 3 कोलिजन। अरे यार, बॉल ने जितना रिंग पे लगाया होगा उतना ही रिंग ने बॉल पे लगाया होगा, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि बॉल ने रिंग पर कितना इंपल्स लगाया, तो डरा रहा है सवाल में, फाड़ में गया ये सवाल। आप ये मत निकालो बॉल ने रिंग पे कितना लगाया, आप ये निकालो रिंग ने बॉल पर कितना लगाया। और रिंग बॉल पर कितना लगाएगा, रिंग बॉल पर कितना इंपल्स लगाएगा, इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, खत्म। अब ध्यान से देख, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो अगर अपन यहां से एक चीज एनालाइज करें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो हमें ये देखना पड़ेगा इस सवाल में, ठीक है। क्या क्या चेक करके देखना कब से कब तक के लिए पूछ रहा है वो, पहले वाले को कंसीडर कर रहा है नहीं कर रहा है। बाय द बॉल इन फर्स्ट 3 कोलिजन, थ्रू के 3 कोलिजन के बारे में बात कर रहा है वो। तो पहले कोलिजन में आप यहां पे इंपल्स निकालो सबसे पहले इस जगह पर, ठीक ठीक है। पहले यार ये जो लाइन है ना, ये यही वाली लाइन हो जाएगी। मैंने डायग्राम थोड़ा ठीक से नहीं बनाया ये वाला, ठीक है। ये यहीं से जाएगा इस तरफ, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। बॉल ऐसे गई है ना इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। यहां से बॉल गई है, यहां टकराई है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कुछ ऐसे होगा, है ना। सिमेट्रिसिटी मेंटेन, आई होप ये सिमेट्रिसिटी आपको दिख रही है। ये इतना बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं, यहां से मुझसे ये 2 अलग अलग जो लाइन बना दी है, 2 अलग अलग नहीं, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, ठीक है। वरना फिर कैसे यहां पर लौट के वापस आएगा, है ना। उसी लाइन पे तो आएगा, तभी तो वहां टकराएगा जाके, ठीक है। तो बस खत्म कहानी। तो अब एक बात बताओ, एक कोलिजन में क्या हुआ इसमें। अगर मैं एक कोलिजन के बारे में बात करूं, कोई एक कोलिजन को पकड़ लेता हूं मैं, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ठीक। सपोज यहां पे पहला कोलिजन हुआ था, बॉल ऐसे आई थी और टकरा के ऐसे निकल गई। ये हो गया भाई साहब नॉर्मल, ये हो गया भाई साहब क्या, नॉर्मल, ठीक है। तो यहां से क्योंकि चेक करके देखो, ये पूरे 6, ये पूरा साइक्लोहेक्सेन बन गया है, तो ये कितना एंगल होगा, 60 हो जाएगा ये वाला एंगल, ठीक ठीक है सर जी। तो इसका मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो क्या आप यहां से देख पा रहे हो कि जब ये ऐसे गया होगा, मैं साइक्लोहेक्सेन बना ही लेता हूं, यार साइक्लोहेक्सेन ना बनना मास्टर से, अरे बाबा साइक्लोहेक्सेन बनाना सिखा दो हमको, ऐसे, ठीक है। हो गया काम, ठीक। तो ये इस प्रकार का हो गया। तो आप ये चीज क्या देख पा रहे हो कि एक टक्कर में बॉल 60 डिग्री मुड़ जा रही है, एक कोलिजन बॉल 60 डिग्री मुड़ जा रही है, ठीक है। पहले किधर जा रही थी, बोले सर पहला कोलिजन ये यहां से बॉल को छोड़ा, ये ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, यहां टर्न हुआ पहला वाला। तो जाना तो वो चाह रही थी सीधे इस तरफ, लेकिन वो इस तरफ मुड़ गई। कितना डिग्री मुड़ गई, 60 डिग्री मुड़ गई। फिर दूसरे टक्कर में 60 डिग्री मुड़ गई, तीसरे में भी 60 डिग्री मुड़ गई। तो 3 कोलिजन में टोटल बॉल में कितना डिवीजन आया, 60 60 180। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2 MB। 180 डिग्री डेविएशन का मतलब यही होता है, ऑल कोलिजन आर इलास्टिक। शुरू का मोमेंटम MB ऊपर की तरफ था मान ले, तो 3 कोलिजन के बाद 180 डिग्री का मतलब जस्ट रिवर्स हो जाना, तो बाद का मोमेंटम नीचे की तरफ MB हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम 2 MB हो जाएगा। तो योर आंसर इज 2 MB। बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं है सवाल में। 2 × M × P, चेंज इन मोमेंटम 2 MB हो जाएगा, ठीक है। 2 की वैल्यू देख ले भैया, 2 मास 1 किलोग्राम है, वेलोसिटी हमारी 1 थी, तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 न्यूटन सेकंड आ जाएगा। और देखो अगला, और भी कुछ दे रखा है इन्होंने, अगला The following quantities of the ball will remains constant relative to the center of the ring। अब वो अगर ये कह रहा है ना कि सेंटर ऑफ द रिंग, तो तू भाई साहब एक काम कर, रिंग के सेंटर पे जाके बैठ जा, क्योंकि रिंग के सेंटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो सेंटर पे जाके बैठ जा। अब तुझे जो दिख रहा होगा वही सेंटर के रेस्पेक्ट में होगा। तो अब उसने क्या बोला है, अब ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द कोलिजन, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। पहला बोले लीनियर मोमेंटम, मैंने कहा क्या, कौन सी चीज कांस्टेंट है भैया, मोमेंटम तो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी लगातार बदल रही है। पहले वेलोसिटी उधर थी, फिर वेलोसिटी इधर हो गई, वेलोसिटी तो लगातार चेंज हो रही है, तो मोमेंटम लगातार चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इंपल्स लग रहा है नॉर्मल वाला, कोलिजन हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी, यस इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी होगा। वेलोसिटी बदल रही है, एक्सेलरेशन है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। एक्सेलरेशन की दिशा लगातार बदल रही है ना, क्योंकि जब पार्टिकल यहां टकराया होगा तो नॉर्मल ऐसे लगा होगा, जब यहां टकराया होगा तो नॉर्मल ऐसे लगा होगा, जब यहां टकराया होगा नॉर्मल ऐसे लगा होगा, और जैसे जैसे टकराया होगा वैसे नॉर्मल लगा होगा, भले थोड़ी सी देर के लिए लगाओ, तो वो वाला नॉर्मल तो चेंज हो ही रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, तेरा गलत हो जाएगा। एक शायद और पूछ लिया उसने कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द रिंग। अब रेडियस ऑफ द रिंग तेरे को निकालनी है, वो तो यहीं से निकाल सकता है, सिंपल ज्योमेट्री से, ठीक है। कहां से, यहां से निकाल सकता है, इस जगह से रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है। अब इसके लिए साइक्लोहेक्सेन बनाना पड़ेगा, ये बना हुआ है, यहीं से निकाल सकता है। ये दे रखा है 1 मीटर,
यहां से छोड़ी थी बॉल को, वो इस तरफ गई थी, ये 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री और ये है R 30 डिग्री है, सॉरी, है ना, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तभी तो 60 होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा R cos 30, R√3/2, और R cos 30 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो योर आंसर इज 2/√3, 2/√3, ठीक है। और आप ये नहीं कह सकते आसान सवाल है, ये एडवांस वाले पूछते हैं, याद करो। अभी 2024 में ऐसा ही सवाल तो पूछा था उन्होंने, 2024 में तो ऐसे सवाल पूछा था रोटेशन का बना के, वो घूम रहा है, वो भी घूम रहा है, वहां रस्सी काट दी है, ये है, वो है, वो, इसी प्रकार के पैराग्राफ आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, छोड़े ना इन सवालों को, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले भाई साहब, बड़ा प्यारा सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक केपीपी में इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, इसने पूछ लिया, इसके हमने तो डिटेल में जाके पढ़ी थी सारी बात। कहां गया वो सवाल? ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, ये वाला सवाल अभी हमने देखा था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। सेम यही सवाल है, मेरा मन तो नहीं कर रहा बताने का, आप खुद कीजिएगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी मैं 2 मिनट में डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। देख चुपचाप ने इसके ऊपर जाके बैठ जा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी इस पे ऐड हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी बेसिकली 3b हो जाएगी, और तुझे सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा। अब तू कहेगा बैठेगा तो सूडो फोर्स भी तो लगाओ, मैंने कहा लगा दे पीछे की, तब सूडो फोर्स MA, FBD बना, नीचे लग रहा होगा MG, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, ठीक है। तो सेंटीमीटर एक्सलेशन कितना हो जाएगा? B²/R, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। अगर मैं आपसे टेंजेंशियल एक्सलेशन पूछूंगा तो वैसे ही 0 बता देगा तू। क्यों 0 बता देगा? क्योंकि इस मोमेंट पर जमीन के रेस्पेक्ट में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। अब तू कहेगा सूडो फोर्स भी तो, अरे भाई इसके रेस्पेक्ट में है, ठीक है। अब एक काम कर, तू ये हटा इसको, ये मान के चल ये वाई दिशा में सॉल्व कर लिया मैंने, दिस इज इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि वेज के पास वाई दिशा में कोई एक्सलेशन ही नहीं है, तो वेज के रेस्पेक्ट में जो एक्सलेशन होगा पार्टिकल का वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा। वाई दिशा में वेज के पास तो कोई एक्सलेशन ही नहीं है ना, तो मैं वेज के ऊपर जाके बैठ के मैंने पार्टिकल का एक्सलेशन निकाल लिया, तो वेज के रेस्पेक्ट में इतना एक्सलेशन है वाई दिशा में, और बेच का हवा में तोड़ नहीं रहा, तो इसका मतलब इतना ही एक्सेलेरेशन तेरा जो हो जाएगा वो ग्राउंड के फ्रेम में हो जाएगा। किस दिशा में? बोले वाई दिशा में, ये वाई में आ गया एक्सेलेरेशन, वाई डायरेक्शन। और एक्स में कितना एक्सेलेरेशन है भाई साहब? मैंने कहा भैया एक्स में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है पार्टिकल का। पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछ रहा है वो, यहाँ पर सवाल देख लेना, यहाँ पर पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक। तो सर 0 क्यों है? मैंने कहा इसकी FBD बना ले, नीचे MG, ऊपर नॉर्मल, खत्म, जमीन से बना रहा हूं मैं तो कह सूडो फोर्स क्यों नहीं दे रहे? मैं बैठ ही ना रहा ऊपर। बोले पहले तो बैठे थे, मेरी मर्जी, हमारा मन, ठीक है, जब हमारा मन करेगा बैठे के जाओ। यही तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं इतने दिनों से, यही तो मैं तुम्हें इतने दिनों से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप खेलो। कभी मन करे तो बेंच के ऊपर जाके बैठ जाओ, कभी मन ना करे तो उतर जाओ, कभी मन कर रहा है जमीन से लिख ले, कभी सर्कुलर मोशन की इक्वेशन बेंच के ऊपर जाके लिख लो, ठीक है, वर्क नहीं थ्योरम जमीन पे बैठ के लिख लो। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब सर यही इसका एक्सलेशन हो जाएगा। आंसर विल बी 3b², 9v²/r, 9 × 9/9, आंसर इस 9 आ जाएगा शायद इसका, सही है। अच्छा फिर भी अगर कोई बच्चा बोले कि सर मैं तो बैठ गया, अब मुझे बताओ बैठ गया तो मैं कहां गलती कर रहा हूं? मैंने कहा कहीं गलती नहीं कर रहा है। सपोज आप इसके ऊपर बैठ गए यहां पर, ये ले, ठीक है, आप यहां बैठ के सॉल्व करना चाह रहे हो, ठीक है, आप यहां बैठ गए, तो बैठने से पहले क्या देखो, क्या दोगे? सर इसका एक्सेलरेशन चेक करो, सर इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए है, देखो बैच का एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए है, तो अगर आप ऐसी जगह जाके बैठोगे तो इसका मतलब आपको इसको पीछे की तरफ देना पड़ेगा सूडो फोर्स M × A। मैंने ठीक है, और बताओ? मैंने कहा और नीचे लग रहा होगा MG, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो मैं लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बराबर v²/r। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 3b। इसके ऊपर जाके बैठोगे तो इसकी वेलोसिटी 3b चमकेगी सर, v²/r j कैप। अब जब यहां जाकर बैठा तो सूडो फोर्स दे दिया तूने, तो ये जो सूडो फोर्स दे दिया है ये क्या करेगा? इस पार्टिकल को पीछे की तरफ फोर्स दे रहा है, मतलब इसकी वजह से पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा वेलोसिटी के अपोजिट है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी आगे और ये फोर्स पीछे है, तो इसका मतलब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। दैट मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा ए, किधर? पीछे। दैट मींस इस पार्टिकल के पास एक पीछे की तरफ एक्सेलरेशन होगा -AI कैप। पहले तो आया नहीं था। मैंने कहा सुन ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू वेज है, इसका मतलब ये जो भी मैंने लिखा है आदमी के रेस्पेक्ट में, मतलब सर ये वेज के रेस्पेक्ट में। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ये तुम्हारा रिलेटिव का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट हो गया। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वेज है इतना, प्लस
एक्सेलरेशन ऑफ बैच है ए आई कैप, इसलिए ये पूरा टर्म तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यही बात मैं कह रहा था कि जमीन से कर ले चुपचाप, ठीक है, कोई सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़ दिया है, वर्क नहीं थ्योरम का सवाल है, नीचे लेके आ जाओ, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन लिखो, ग्रेविटी का वर्क डन लिखो, सवाल खुद करो। अगला सवाल बड़ा मजेदार है, ध्यान से देखिएगा। सवाल में ऐसे बोला कि बताओ यहां कितनी वेलोसिटी दे दें कि बॉल गया श्यू और तबास वहीं आके गिर गया। ठीक है, ध्यान से समझना, ये सवाल बड़ा ही मजेदार है। बेसिकली सवाल जो है आसान, लेकिन जो बच्चा इस सवाल को जितनी जल्दी कर लेगा वो उसकी काबिलियत है। ठीक है, तो देख ध्यान से समझ। इसने क्या बोला, बोले ऐसा बताओ यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, ताकि क्या हो, बोले ऐसे यहां से यहां तक पहुंचे, यहां जो है म्यू की वैल्यू हाफ दे रखी है, फिर यहां से यहां सर्कुलर मोशन करे और फिर यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन करके वहीं गिर जाए। मैंने कहा तो एक काम करना, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी पता कर लो आप कितनी होगी v, ताकि ये यहां जाके गिर जाए उस जगह पर। कौन सी जगह, जो इससे कितनी दूरी पर है, 2r डिस्टेंस दूरी पर है। यही तो हो गया, तो पहले यहां की वेलोसिटी निकाल ले। बोले यहां की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मैंने कहा भाई ये बता, यहां सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, मैंने कहा हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी, बोले 0, तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा सर, 2h/g, h कितना है 2r, सर 2h/g का अंडर रूट फ्री फॉल का टाइम है, इसको यहां से यहां पहुंचने में इतना टाइम लगेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं v से, दैट इज इक्वल टू 2r। ठीक है, बोले हाँ सर जी ठीक है। अब बताओ, मैंने कहा अब सवाल हो गया है, यहां से आप ये भी निकाल लेना और फिर सीधा यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना। आप सीधा लिखना वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन बाय, यहां पे सीधा लिख देना वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सीधा यहां से लेके यहां तक के लिए लगा देना। यहां से लेके ग्रेविटी का वर्कडन -mg/2r, नॉर्मल का वर्कडन 0, फ्रिक्शन का वर्कडन -μmg, यहां से लेके यहां तक फ्रिक्शन था जो कि 2r था, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ये वाली mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0²। क्लियर है, सॉल्व कर लेना बेटा, इसके बाद जो भी आंसर आएगा परफेक्टली आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, चलो अब ये बाकी क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी लेक्चर भी भेजना रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इसमें बड़ा मजा आएगा, इस सवाल को करने में जरूर करना, ठीक है, हीरोबंदी हो रही है इस सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप कर ही लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ काफी ज्यादा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये पार्टिकल कोई सेंट्रीफ्यूगल पेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चक्कर में मत पड़ना। मैंने सवाल इसलिए दिया, ये नहीं कि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उल्टा उल्टा जो है चीजें लगाना स्टार्ट कर दो, चुपचाप ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करो। बस अंतर इतना है, सर ये वाली डिस्टेंस है L sin थीटा, मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं एक डंडा ऐसे ले लूं और मैं अपना एक हाथ ले लूं और हाथ से ये डंडा ऐसा है इस प्रकार से, और मैं अपने हाथ को ऐसे घुमा रहा हूं, तो क्या तुम्हें इस पेन की निब गोल गोल घूमती हुई दिखाई दे रही है? हाँ सर गोल गोल घूमती हुई दिखाई दे रही है। वो किस रेडियस में घूमती हुई दिखाई दे रही है? इस रेडियस में घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? बोले सर रेडियस हो जाएगी r बराबर L प्लस L sin थीटा, ये रेडियस हो जाएगी। बस अब वही सवाल है, सही इधर टेंशन लग रहा होगा तो t cos थीटा बराबर mg, वो एक कोनिकल पेंडुलम का सवाल है, और t sin थीटा बराबर mr ओमेगा स्क्वायर कर दो या mv² बाई L प्लस L sin थीटा कर दो, खत्म सवाल। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, इसको आप मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। इसको इंक्लाइन प्लेन पे रख के भी कुछ एक दो सवाल अच्छे बनते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो अभी 2-3 सवाल हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं अभी जा रहा हूं अपने मित्रों के पास। ठीक है, मैं एक्चुअली मैं डिस्कस तो कर देता, लेकिन और टाइम में ठीक है नेक्स्ट क्लास में सुकून से कर दूंगा उसको मैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं मित्रों के पास जा रहा हूं, अभी होली का सेलिब्रेशन है, हम वहाँ पे खूब मजा करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, और जो है परिवार के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम जो है जरूर बिताइएगा, ताकि जो है एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। 3-4 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसमें आप ये ज़्यादा पढ़ाकू बनने की कोशिश मत करना कि अब होली है तो हम घर के अंदर बैठ के जो है पढ़ाई करेंगे, बस पूरा सीरियस होकर पढ़ेंगे। भाई 2 साल 3 साल से पढ़ रहा है तू, ठीक है, तो अगर मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक 3-4 घंटे, ठीक है, अगर दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कर लेता है तो अच्छी बात है, मैं इसको बुरी बात नहीं बोलूंगा। यू मस्ट, आपको करना चाहिए चीज़, ठीक है, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी आए, ताकि थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो, क्योंकि पढ़ाई तो तेरी चलती रहेगी। अभी तो एडवांस में तेरा अप्रोक्सीमेटली 2 महीना बाकी तो है ही ना एडवांस में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 4-5 घंटे परिवार के साथ बिताने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके ज़्यादा आइडियली होकर मत चलना, ठीक है। तो आप सभी लोगों को होली की जो है हैप्पी होली, खूब जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब मजे करना, मस्ती करना और अपना ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, टेक केयर।